हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 141 जीवन और मृत्यु एक धागे पर। अचानक प्रकट हुई आभा ने चू फैंग के चेहरे के हाव भाव को बहुत बदल दिया, क्योंकि उसने पाया कि आभा शानगुआन तियान की थी। हालांकि स्पष्ट रूप से शानगुआन तियान अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने उसे बाएं और दाएं दोनों तरफ से कैसे घेर लिया। यह एक मार्शल कौशल है। अपनी तरफ देखने के बाद चू फैंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने चौंक कर पाया कि आभा वास्तव में शानगुआन तियान की तरह लग रही थी, लेकिन वे वास्तविक शरीर नहीं थे। वे पारदर्शी, ब्रह्मपूर्ण शरीर लग रहे थे। वे चेतना के समान थे, फिर भी वे स्पष्ट रूप से नहीं थे। ये रैंक 6 मार्शल स्किल है, इल्यूजनरी बॉडी। मैं आमतौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी आंखें खोलने दूंगा। जैसे ही उसने कहा, उसके शरीर पर शानगुआन तियान की गहन शक्ति घूम गई और उसके शरीर से दो और भ्रम निकल आए। वे अलग हो गए और चू फैंग के पीछे हटने के रास्ते को लगभग अवरुद्ध कर दिया, जिससे चू फैंग केवल आगे बढ़ सकता था और दिशा बदलने में सक्षम नहीं था। लानत है, दुनिया में ऐसा विकृत मार्शल कौशल क्यों है? चू फैंग की बोलती बंद हो गई। वह युद्ध कौशल बहुत ही घिनौना था। आभा मूल शरीर के समान ही थी, जिसका अर्थ था कि उनमें समान मात्रा में शक्ति थी। यदि उस कौशल का उपयोग उसी शक्ति के दुश्मन से लड़ते समय किया जाता, तो वह ऐसी स्थिति बना सकता था जिसमें वह दुश्मन को पूरी तरह से कुचल देता। इतनी तुच्छ बात पर चौंकना। ये केवल रैंक 6 मार्शल कौशल है, और चूंकि मार्शल साधना का मार्ग व्यापक और गहरा है, इसलिए अनगिनत और विचित्र और अजीब चीजें हैं। उसका मार्शल कौशल बस थोड़ा और शानदार दिखता है। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसके पास बहुत ताकत है, तो ये बेकार होगा, भले ही उसके पास ज्यादा लोग हों। हालांकि आपको पकड़ने के लिए इस मार्शल कौशल का उपयोग करना उसके लिए काफी कारगर है। एग्गी ने कहा, बकवास। अगर मैं इसी तरह उसके दबाव में रहा, तो देर सवेर मैं एक गतिरोध पर पहुंच जाऊंगा। क्या तुम कोई ऐसा तरीका नहीं सोच सकते जिससे मैं उससे छुटकारा पा सकूं? चू फैंग काफी चिंतित था। वह जंगल में मारा जाना नहीं चाहता था, जबकि उसे इसके सभी कारण भी नहीं पता थे। ऐसी परिस्थितियों में आप इसे केवल भाग्य पर छोड़ सकते हैं। अगर कोई ऊंचा पहाड़ है जो सड़क को अवरुद्ध करता है, तो आप उस पर चढ़ जाते हैं। अगर कोई चट्टान है जिसका तल आपको दिखाई नहीं देता है, तो आप कूद जाते हैं। जब तक आप उसके पीछा से बच सकते हैं, तब तक आपके पास जीने का एक मौका होगा। अगर आप उसके द्वारा पकड़े जाते हैं, तो निस्संदेह आप मर जाएंगे। एग्गी ने कहा, धत तेरी की। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा एग्गी ने कहा था। चू फैंग के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। वह केवल स्वर्ग पर भरोसा करके किस्मत पर भरोसा कर सकता था। किसने उसे दूसरों से कमतर कौशल रखने को कहा था? यहाँ तक कि अगर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, तो भी उसके मुंह से कोई शिकायत नहीं निकलेगी। जैसे जैसे वह पागलों की तरह भागता गया, चू फैंग और भी ऊपर चढ़ता गया। उसके सामने वास्तव में एक खड़ी चट्टान एक बाधा के रूप में थी, लेकिन सौभाग्य से ये बहुत खड़ी नहीं थी और चू फैंग के तरीकों से वह उस पर चढ़ सकता था। असीम पर्वत श्रृंखला के भीतर 6 घंटे तक भागने के बाद चू फैंग को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने एक मृत अंत था, क्योंकि वहां एक बहुत ऊंची चट्टान थी। क्या स्वर्ग सचमुच चाहता है कि मैं, चू फैंग, नष्ट हो जाऊं? चट्टान की चोटी पर खड़े होकर चू फैंग ने नीचे देखा। उसे पता चला कि चट्टान वास्तव में अंत थी। ये बहुत खड़ी थी, और अगर चू फैंग इस तरह से नीचे कूदता, तो उसे ज्यादा किस्मत नहीं मिलती। डरो मत चू फैंग, ध्यान से सुनो। पानी की आवाजें आ रही हैं, इसलिए नीचे नदी का बहाव है। अगर यह जगह और भी ऊंची हो गई, तो भी तुम बुरी तरह घायल हो जाओगे, लेकिन तुम्हें मरना नहीं चाहिए। एग्गी ने शांति से व्याख्या की। भागो, मुझे देखने दो कि तुम कहाँ भागोगे। इसे सुसाइड क्लिफ कहते हैं। चट्टानें खास हैं, और यहाँ तक कि प्रोफाउंड क्षेत्र में रहने वाले लोग भी चट्टान की दीवार पर नहीं चढ़ सकते। सुसाइड क्लिफ के निचले हिस्से में ड्रैगन नदी है। ड्रैगन नदी का पानी बहुत तेजी से बहता है और यह बहुत ही खतरनाक है, बिल्कुल एक तेज चाकू की तरह। पानी की बौछारों से जीवित चीजें टुकड़ों में बिखर जाएंगी, और ड्रैगन नदी में राक्षसी जानवर भी हैं।
भले ही पानी आपको पटक कर न मार डाले या भंवर आपको मौत के घाट न उतार दे, राक्षसी जानवर आपको निगल जाएंगे। शांगुआन तियान आगे बढ़ा। उसने अब पीछा नहीं किया और उसके कदम धीमे हो गए। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था और चू फैंग की ओर उसकी नजरें नकली थीं। तो शुरू से ही वह चू फैंग को इस मृतंत तक मजबूर करने की योजना बना रहा था। कूदो, अगर तुम कूदोगे तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा शरीर चकनाचूर हो जाएगा और तुम्हारी हड्डियां कुचल जाएंगी। लेकिन अगर तुम मेरे हाथों से मरोगे तो तुम धुएं के एक धागे की तरह गायब हो जाओगे। जैसे ही शांगुआन तियान पास आया, उसने व्यंग्य किया। उस पल चू फैंग अचानक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी और उसने कहा, शांगुआन तियान, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि मैं ऐसे ही मर जाऊं। प्रार्थना करो कि तुम मुझे फिर कभी न देखो। नहीं तो मैं, चू फैंग, तुम्हें ढूंढ लूंगा। जब वह दिन आएगा तो सिर्फ तुम्हारा ही अंत नहीं होगा, ये तुम्हारे शांगुआन परिवार का विनाश होगा। ऐसा कहने के बाद चू फैंग ने अचानक छलांग लगाई और शानदार ढंग से चट्टान से नीचे कूद गया। बहुत जल्दी वह कोहरे में डूब गया, जिससे उसका कोई भी निशान छिप गया। ये देखकर शांगुआन तियान तुरंत उस जगह पर पहुंचा जहां चू फैंग खड़ा था। उसने ध्यान केंद्रित किया और ध्यान से देखा। किसी कारण से उसके दिल में चिंता की एक झलक पैदा हुई। उसे अचानक पछतावा हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उसने चू फैंग को व्यक्तिगत रूप से नहीं मारा और इसके बजाय उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया। ये कहना जरूरी था कि चट्टान बहुत ऊंची थी। कूदने के बाद कोहरे से गुजरने और नीचे देखने में काफी समय लग गया। नीचे ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा शांगुआन तियान ने बताया था। वहां एक चौड़ी और भयंकर नदी थी। वह नदी बहुत ही विचित्र थी। पानी की धारें बहुत ही भयंकर थीं और अनगिनत धाराएं बह रही थीं। एक पल में ही उसे पानी की धाराओं में कई भंवरें घूमती हुई दिखाई दे रही थीं। उस समय चू फैंग ने खुद को बचाने के लिए अपने शरीर के माध्यम से मूल शक्ति को जल्दी से घुमाया। चट्टान से गिरना वास्तव में बहुत अधिक था और भले ही वह नदी में गिर गया हो, फिर भी एक बहुत बड़ी ताकत प्रभाव में आ जाएगी। अगर यह कोई और होता तो वे सीधे मांस की चटनी बन जाते। हालांकि चू फैंग को भी ज्यादा किस्मत नहीं मिली। तारांकन टकराना। चू फैंग के ड्रैगन नदी में डूबने से हर जगह तेज पानी का छिड़काव हुआ। डूबते ही चू फैंग पूरी तरह से बेहोश हो गया और तेज धाराओं में बह गया। चू फैंग पानी के बहाव के साथ बहता चला गया और उसकी चेतना अस्त व्यस्त हो गई। वह वास्तव में बुरी तरह घायल हो गया था और एग्गी के चिल्लाने के बावजूद चू फैंग अपनी चेतना को केंद्रित नहीं कर सका। जीवन और मृत्यु वास्तव में एक धागे पर लटकी हुई थी। लगभग 5 दिन इसी स्थिति में बीते और चू फैंग की चेतना धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब उसने अपने शरीर से चुभने वाला दर्द महसूस किया तो उसने स्पष्ट रूप से एक युवा महिला की मधुर और सुंदर आवाज सुनी, ओए, तुम ठीक हो, उठो। जब वह अचंभित था, चू फैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तभी उसे पता चला कि वह घास पर लेटा हुआ था। उसके पास भयंकर ड्रैगन नदी थी। यह एक क्रूर जंगली जानवर की तरह थी और यह अभी भी उफान मार रही थी और दहाड़ रही थी। बच गए, मरे नहीं, ये चू फैंग के अवचेतन विचार थे क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा और उसके शरीर से आ रही पीड़ा भी, उसने चू फैंग को ये स्वीकार करने दिया कि वह अभी भी जीवित है। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक उसी समय वह मधुर और सुंदर आवाज फिर से गूंजी। चू फैंग ने सिर घुमाकर देखा तो उसे पता चला कि उसके पीछे एक युवती खड़ी थी। वह करीब 15 साल की थी। लंबी कद काठी, नाजुक चेहरे की बनावट, सुंदर रूप रंग और उसकी साफ सुथरी बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थी। युवती के पीछे एक बड़ा आदमी और एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी जिज्ञासा के विपरीत वे सतर्कता से भरे हुए थे। मिस, लगता है वह ठीक है। चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि हमें आसमान में अंधेरा होने से पहले व्हाइट टाइगर विला पहुंचना है, बूढ़े आदमी ने कहा और आग्रह किया। मम, युवती ने अर्थपूर्ण ढंग से चू फैंग की ओर एक नजर डाली और फिर मुड़कर चली गई। रुको, तुम सब व्हाइट टाइगर विला की ओर जा रहे हो? चू फैंग जल्दी से बोला। अध्याय 142 व्हाइट टाइगर विला। रुको, तुम सब व्हाइट टाइगर विला की ओर जा रहे हो? चू फैंग जल्दी से बोला। उसने मन ही मन सोचा, क्या ड्रैगन नदी सीधे व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला की ओर जाती है और उसे पता भी नहीं चला कि वह अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है? क्या व्हाइट टाइगर विला व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज का सबसे मशहूर विला नहीं था? ये वही विला था जिसमें वह घुसना चाहता था। आखिरकार व्हाइट टाइगर विला नाम का मतलब था कि विला संभवतः वर्मिलियन बर्ड सिटी, ब्लैक टॉर्टोइस सिटी और एजियो ड्रैगन स्कूल जैसा ही था।
व्हाइट टाइगर विला संभवतः व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज में एक खास तरह का और एक हद तक रहस्य समेटे हुए था। क्या आप भी व्हाइट टाइगर विला की ओर जाना चाहते हैं? युवती ने असहज भाव प्रकट किया। ये सही है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे भी साथ ला सकते हैं। चू फैंग ने एक गैर बुरी मुस्कान प्रकट की। उसने पाया कि 3 लोगों के अलावा पास में ही एक गाड़ी रुकी हुई थी। उस गाड़ी में कोई नहीं था, इसलिए जाहिर है कि वह गाड़ी उनकी ही थी। हालांकि चू फैंग की पैदल चलने की गति धीमी नहीं थी, लेकिन उस समय वह पूरे शरीर में दर्द से कराह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टूटने वाला है। उसके शरीर में मूल शक्ति बहुत कम थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मुफ्त सवारी करना चाहता था। चूंकि हम एक ही जगह जा रहे हैं, तो हमारे साथ चलो। युवती ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। मिस, हालांकि ये देखकर बूढ़ा आदमी और बड़ा व्यक्ति घबरा गया। कोई बात नहीं, गाड़ी में वैसे भी अतिरिक्त जगह होती है न? उसे देखो, अगर वह व्हाइट टाइगर विला तक पैदल जाता तो कौन जानता है कि उसे कितना समय लगना चाहिए। युवती हल्के से मुस्कुराए और वह काफी दयालु लग रही थी। उसे इस प्रकार दृढ़ निश्चयी देखकर बूढ़े और बड़े व्यक्ति ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर कुछ नहीं कहा क्योंकि वे केवल मौन स्वीकृति दे सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। चू फैंग ने खुद को रोक नहीं पाया और गाड़ी की दिशा में चल पड़ा। वह जानता था कि लोगों का समूह निश्चित रूप से इस क्षेत्र में उससे ज्यादा परिचित था, इसलिए उनका पीछा करना बिल्कुल सही था। मिस वांग, आप सब व्हाइट टाइगर विला में किस लिए जा रहे हैं? गाड़ी पर बैठे चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। कुछ जानकारी के बाद उसे पता चला कि युवती का नाम वांग लिन था और उसका घर व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज की सीमा के भीतर एक छोटे से शहर में स्थित था। साथ ही चू फैंग को यह भी महसूस हो सकता था कि वह एक मार्शल साधक थी। हालांकि उसकी साधना बहुत कमजोर थी, क्योंकि वह आत्मा क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर पर थी, फिर भी उसने साधना की। अगर आप मुझे वांग लिन कहें तो कोई बात नहीं। वह प्यार से मुस्कुराए, फिर गर्व से बोली, बेशक ये व्हाइट टाइगर विला की नौकर परीक्षा में शामिल होने के लिए है। नौकर परीक्षा? चू फैंग ने प्रश्नवाचक भाव प्रकट किया। तुम्हें नहीं पता, ये व्हाइट टाइगर विला की नौकर परीक्षा है। हर महीने व्हाइट टाइगर विला बाहर से नौकरों को स्वीकार करता है। 17 साल से कम उम्र के और आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर की साधना करने वाले लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। वांग लिन ने चू फैंग को कहानी सुनानी शुरू की। इससे चू फैंग को यह भी पता चला कि व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला काफी उजाड़ थी और आसपास बहुत कम स्कूल थे। इसलिए आम लोगों को खेती करने देने के लिए व्हाइट टाइगर विला ने मार्शल खेती के तरीके बताए। जो लोग 17 वर्ष से कम आयु के थे और जिन्होंने अपनी साधना को आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ाया था, वे व्हाइट टाइगर विला में प्रवेश कर सकते थे। वे सेवक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग मार्शल कौशल या रहस्यमय तकनीकों की साधना के लिए कर सकते थे, और वांग लिन सुधार करना चाहता था और एक साधक के रूप में पदोन्नत होना चाहता था। तो इसका मतलब है कि आप एक मार्शल कल्टीवेटर हैं? चू फैंग ने हंसते हुए कहा। उसने नौकर परीक्षा में शामिल होने के लिए मार्शल कल्टीवेटर बनने का नाटक करने का फैसला किया। इसके साथ ही वह व्हाइट टाइगर विला में घुस जाएगा। मेरे परिवार की बेटी आधे साल पहले ही आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गई थी। तुम्हारे जैसे गवार को मेरे परिवार की मालकिन की ताकत कैसे दिखाई देगी? वांग लिन को बोलने से पहले ही घोड़े को चलाने वाला बड़ा व्यक्ति दहाड़ा और चू फैंग को भी गहरी घृणा से देखने लगा। चू फैंग नदी के किनारे लेटा था और उसके कपड़े फटे पुराने थे, इसलिए चाहे आप उसे कैसे भी देखें, वह किसी गांव से आया हुआ एक गवार ही लगता था। इसलिए उसने अपने दिल की गहराई से चू फैंग को देखा और महसूस किया कि वह कुछ भी नहीं जानता। खांसी। यह महसूस करते हुए कि माहौल ठीक नहीं था, वांग लिन ने 2 बार हल्की सी खांसी की और फिर चू फैंग से पूछा, चू फैंग, व्हाइट टाइगर विला में आपका क्या काम है? वांग लिन के सवाल का सामना करते हुए चू फैंग ने शांति से मुस्कुराते हुए मनमाने ढंग से जवाब दिया, आपके समान ही कारण। तुमने क्या कहा? जब चू फैंग ने ये शब्द कहे तो गाड़ी पर बैठे 3 अन्य लोग बहुत हैरान रह गए। क्या कहा तुमने? एक बार और बोलो। वांग लिन, बड़ा आदमी और गाड़ी चला रहा बूढ़ा आदमी भी चू फैंग को ध्यान से देख रहा था। उनके चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था और उन्हें यह भी संदेह था कि उन्होंने गलत सुना है। वे चू फैंग की बातों पर भरोसा करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा, मेरा लक्ष्य वांग लिन जैसा ही है और मैं व्हाइट टाइगर विला की नौकर परीक्षा में शामिल होने जा रहा हूँ। चू फैंग ने प्रत्येक शब्द पर जोर दिया। आप ये भी कह रहे हैं कि आप एक मार्शल साधक हैं? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वह संदेह से भर गया।
क्यों, क्या मैं वैसा नहीं दिखता? चू फैंग मुस्कुराया। युवक, एक व्यक्ति के रूप में ईमानदार बनो। झूठ बोलना सही नहीं है। बड़े व्यक्ति को चू फैंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि व्हाइट टाइगर विला ने पहले से ही मार्शल साधना के तरीकों को आम लोगों तक पहुंचाया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हर कोई इसे समझ सकता था। ये जानना जरूरी था कि मार्शल साधना के तरीकों को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए कई गरीब लोगों को साधना करने का मौका नहीं मिलता था। उनकी नज़र में चू फैंग एक ऐसा ही व्यक्ति था। अपनी मर्जी से करो। चू फैंग ने कंधे उचका दिए और कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये देखकर कि चू फैंग ने खंडन नहीं किया, बूढ़े आदमी और बड़े व्यक्ति ने सोचा कि वह बड़ी बात कर रहा है और वे चू फैंग के प्रति अपने तिरस्कार को और गहरा करने से खुद को नहीं रोक सके। दूसरी ओर वांग लिन ने आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ चू फैंग को देखा और कुछ नहीं कहा। हालांकि यात्रा के आखिरी पड़ाव पर गाड़ी और भी अजीब लगने लगी। वांग लिन के अलावा जो बूढ़े आदमी और बड़े व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा था, लगभग किसी ने भी चू फैंग से फिर बात नहीं की। गाड़ी आगे बढ़ती रही और जब पश्चिम में सूर्य अस्त हो गया तो वे अंततः व्हाइट टाइगर विला में प्रवेश कर गए। व्हाइट टाइगर विला बहुत बड़ा था। हालांकि इसे व्हाइट टाइगर विला कहा जाता था, लेकिन असल में यह एक खूबसूरत शहर था जो एक तरफ पहाड़ के साथ बना था। इसे सफ़ेद रंग की रहस्यमयी ईंटों से बनाया गया था और महल भी बहुत खास थे। गहरे पन्ने हरे रंग की पर्वत श्रृंखला के बीच ये बहुत खूबसूरत था। ये व्हाइट टाइगर विला वाकई बहुत बढ़िया है। चू फैंग ने पास के व्हाइट टाइगर विला को देखा और उसे लोगों के बड़े समूह की आभा महसूस हुई। इस तरह की जीवन और मृत्यु की आपदा का अनुभव करने के बाद उसे लगा कि जीना अद्भुत है। गंवार, बड़े व्यक्ति ने चू फैंग को एक नज़र देखा और उसके दिल की गहराइयों से घृणा की भावना निकल आई। गाड़ी चौड़ी पहाड़ी सड़क पर चलती रही और आखिरकार वे व्हाइट टाइगर विला के विशाल शहर के द्वार के सामने पहुंच गए। शहर के द्वार के सामने एक चौक था और चौक के केंद्र में एक अस्थायी तंबू था और यह वह क्षेत्र था जहां व्हाइट टाइगर विला नौकरों को स्वीकार करता था। उस समय आसमान धीरे धीरे काला हो रहा था और टेंट के बाहर ज्यादा लोग लाइन में नहीं थे। परीक्षा समाप्त होने वाली थी, इसलिए वांग लिन और बाकी 3 लोग गाड़ी से उतरकर जल्दी से टेंट की ओर चल दिए। रुको, लेकिन वांग लिन और अन्य लोगों को पास आने देने से पहले ही एक युवक ने उनका रास्ता रोक लिया। वह 20 साल का भी नहीं था और उसकी छाती पर एक सफ़ेद कपड़ा था। उस पर 3 शब्द लिखे थे, मध्यम श्रेणी का सेवक, और उसकी साधना केवल आत्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थी। ये कहा जा सकता है कि वह अत्यंत कमज़ोर था। स्वाभाविक रूप से इस बात से चू फैंग ने व्हाइट टाइगर विला को थोड़ा नीचा देखा। एक मार्शल खेती करने वाले परिवार के रूप में जो पीढ़ियों से आसपास था, वे नौकर जो स्कूलों के शिष्यों के बराबर थे। अगर उनके पास केवल उस तरह की ताकत थी तो वे थोड़े कमजोर थे। अध्याय 143। जब आपको हमला करना चाहिए तो हमला करें। भाई, मेरे परिवार की मिस व्हाइट ड्रैगन विला नौकर परीक्षा में शामिल होने आई थी। बड़े व्यक्ति ने समझाते हुए हंसते हुए कहा, अभी समय क्या है, परीक्षा तो खत्म हो ही गई है, इसलिए अगले महीने आना। उस नौकर ने उनकी आंखों में भी नहीं देखा और उसका रवैया बहुत जिद्दी था। ये देखकर वांग लिन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन वह उनकी स्थिति के सामने असहाय थी। वह बहुत आक्रामक होने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए वह केवल एक हल्की मुस्कान के साथ कह सकी, हम बहुत दूर से जल्दी में यहाँ आए हैं और यह काफ़ी कठिन था, इसलिए क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं। वांग लिन का रूप रंग काफ़ी अच्छा था, इसलिए जब नौकर ने उसे देखा तो वह झिझकने लगा और उसका चेहरा साफ तौर पर बेहतर हो गया। फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं कर सकता। उसी समय चौक के चारों ओर बहुत से अन्य सेवक आ गए और लगभग सभी ने अपने तंबू बंद कर लिए। किसी को भी पास आने से मना कर दिया गया। उस पल वे तीनों अचंभित रह गए। हालांकि वे इस महीने नहीं आ पाए तो अगले महीने भी आ सकते थे, लेकिन वे तीनों बिना किसी खर्च की यात्रा नहीं करना चाहते थे। ये मेरी कुछ दयालु भावनाएं हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। जब वह घबरा गया तो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से 10 टाइल चांदी निकाली और उसे दे दी। बूढ़े कमीने, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे 10 टाइल चांदी की जरूरत है? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको पकड़ लूंगा। बूढ़े आदमी की हरकतों से नौकर को बहुत गुस्सा आया और वह इशारा करके गालियां देने लगा। खेद खेद, इससे बूढ़ा आदमी घबरा गया। उन्होंने जल्दी से माफी मांगी और एक ही समय में वापस चले गए और अब और ज्यादा जिद करने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि जब उन तीनों ने हार मान ली तो चू फैंग शान से उनके पास आया, उनके कंधों को छुआ और सीधे तंबू की ओर चला गया। रुको,
क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने अभी कहा? दूर हटो। सेवक के अंदर पहले से ही क्रोध की ज्वाला जल रही थी, और जब उसने एक व्यक्ति को ऊपर जाने का साहस करते देखा तो वह तुरंत चिल्ला उठा। तुमने क्या कहा? मैं ठीक से सुन नहीं पाया। चू फैंग ने अपना कान आगे बढ़ाया और ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे समझ में नहीं आया। मैंने कहा, शो, तारानकन बम। नौकर की बात पूरी होने से पहले ही चू फैंग का स्पष्ट थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। उसी समय चू फैंग ने अपना पैर उठाया और लात मारी। उसने नौकर को तब तक लात मारी जब तक उसका चेहरा आसमान की ओर नहीं हो गया और वह बुरी तरह से जमीन पर गिर गया। ये दृश्य बहुत तेजी से हुआ, लेकिन फिर भी वहां बहुत से लोग थे जिन्होंने इसे देखा। व्हाइट टाइगर विला के सभी नौकरों ने उसे घेर लिया और ऐसा लग रहा था कि वे चू फैंग पर हमला करना चाहते हैं। वांग लिन अवाक रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि चू फैंग सीधे हमला करेगा। यह अकल्पनीय था। मिस, चलो जल्दी से चलें। बूढ़े आदमी और बड़े व्यक्ति ने एक ही समय में वांग लिन को पकड़ लिया और उसे खींचकर दूर ले गए। उन दोनों को लगा कि चू फैंग मर चुका है। व्हाइट टाइगर विला के लोगों पर हमला करने वाले आम लोग बस मरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चू फैंग से खुद को दूर करने की पूरी कोशिश की ताकि चू फैंग के साथ सभी रिश्ते खत्म हो जाएं। उन्हें ब्लॉक करो, वे एक साथ हैं। लेकिन ठीक उसी समय जिस नौकर को चोट लगी थी उसने वांग लिन और अन्य लोगों पर इशारा किया और चिल्लाया। दूसरे नौकरों ने जल्दी से उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने वांग लिन और चू फैंग के साथ अन्य लोगों को घेर लिया। तुम बदतमीज हो, हमें तुमने घसीटकर नीचे गिरा दिया है। उस समय बूढ़ा आदमी और बड़ा व्यक्ति बेहद डर गए थे। उन दोनों के शरीर कांप रहे थे और वे चू फैंग को दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि वांग लिन बाकी दो की तुलना में थोड़ी मजबूत थी, लेकिन वह भी स्पष्ट रूप से डरी हुई थी। केवल चू फैंग शांत रहा और उसके दोनों हाथ उसकी छाती के सामने बंधे हुए थे। उसकी निगाहों में तिरस्कार का एक निशान भी था। अरे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, उसे पीट पीट कर मार डालो। पीटा गया नौकर उठा और चू फैंग की ओर दौड़ा। अन्य नौकर भी आगे बढ़े। रुको, लेकिन इससे पहले कि वे हमला करते, अचानक एक क्रोधित चीख गूंजी। उस आवाज को सुनकर नौकरों के चेहरे काफी बदल गए। उन्होंने न सिर्फ अपनी हरकतें रोक दी, बल्कि एक तरफ जाकर रास्ता भी बना लिया। उधर देखा तो एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ आ रहा था। बूढ़े आदमी ने कपड़े के कपड़े पहने थे और यह बहुत ही सरल और सादा था। हालांकि उसकी भौहों के बीच उग्रता थी। नौकरों द्वारा उसके साथ किए जा रहे सम्मानजनक व्यवहार के अलावा सभी ने अवचेतन रूप से महसूस किया कि बूढ़ा आदमी एक असामान्य जगह से आया था। चू फैंग को लग रहा था कि बूढ़ा आदमी मूल क्षेत्र के 5वें स्तर का साधक था। हालांकि चू फैंग की नज़र में मूल क्षेत्र के 5वें स्तर के लोग ज्यादा नहीं थे, लेकिन सफेद बाग विला के सेवकों की तुलना में बूढ़े आदमी की साधना बहुत ज्यादा मजबूत थी। क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने पूछा। इस लड़के ने हम पर हमला करने की हिम्मत की। नौकरों ने चू फैंग की ओर इशारा करते हुए वही बातें कहीं। ओह! बूढ़े आदमी ने उस नौकर की तरफ देखा जिस पर हमला हुआ था, फिर चू फैंग का आकलन किया। न केवल वह क्रोधित नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में सदमा भी उभर आया। कारण बहुत सरल था। सेवक के पास आत्मिक क्षेत्र के 3रे स्तर की साधना थी, और जो लोग उसे हरा सकते थे उनके पास निश्चित रूप से उससे अधिक शक्ति थी। चू फैंग इतना युवा था, फिर भी उसके पास उस तरह की शक्ति थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाएगा। आप नौकर परीक्षा में शामिल होने के लिए यहाँ हैं। बूढ़े आदमी ने चू फैंग को देखा और उसका स्वर बहुत कोमल था। हाँ, चू फैंग का रवैया भी बहुत विनम्र था। अंदर आओ। बूढ़ा आदमी घुमा और तंबू की ओर चला गया। इस परिवर्तन से भीड़ स्तब्ध रह गई। आसपास के लोगों की तो बात ही छोड़ी, नौकरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक आम आदमी ने व्हाइट टाइगर विला के एक व्यक्ति पर हमला किया। उसे न केवल सजा मिली, बल्कि उसे नौकर की परीक्षा में भी शामिल कर लिया गया। ये समझ में नहीं आया। मैनेजर झांग, यह क्या है? आसमान काला नहीं है, इसलिए नौकरों की परीक्षा जारी रहेगी। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम सब क्या कर रहे हो। अगर अगली बार आप बिना अनुमति के नियम तोड़ने की हिम्मत करते हैं, तो मुझे दोष मत दीजिएगा अगर मैं खुद को रोक नहीं पाया। जिस नौकर को पीटा गया था वह बहुत दुखी था, इसलिए उसने अपनी बात कहना चाही, लेकिन बदले में उसे मैनेजर झांग की कड़ी फटकार मिली। डांट खाने के बाद नौकरों के चेहरे पर बहुत ही भद्दे भाव आ गए और किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आसपास के लोगों को भी यह बात सुनाई दे रही थी कि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है,
लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि नौकर जल्दी घर लौटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों को रोक दिया था। उसी क्षण न केवल चू फैंग बल्कि हर कोई जो परीक्षा में शामिल होना चाहता था वहां चला गया। लगातार तंबू में घुसते लोगों को देखते हुए वांग लिन वहीं खड़ी रही। उसने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। वह जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी। उनके वर्तमान अवसर के लिए चू फैंग ने संघर्ष किया। हालांकि जब चू फैंग खतरे में था तो न केवल उसने उसकी मदद नहीं की, बल्कि वह पीछे हट गई। इससे उसे चू फैंग के प्रति दोषी महसूस हुआ और उसके पास कोई चेहरा नहीं बचा था। अरे, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम क्यों नहीं आ रहे? लेकिन ठीक उसी समय एक जानी पहचानी आवाज अचानक गूंजी। सिर उठाकर देखने पर पता चला कि चू फैंग तंबू के सामने खड़ी थी और हंसते हुए वांग लिन को देख रही थी। उस पल वांग लिन को अपने दिल में बहुत अच्छा लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चू फैंग के साथ उसके पिछले व्यवहार के बाद भी वह उसके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार करेगा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद वांग लिन फिर भी आगे बढ़ी, क्योंकि वह उस मौके को खोना नहीं चाहती थी। चू फैंग के पास पहुंचने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, फिर एक साथ तंबू में चले गए। अध्याय 144 मुरोंग ज़ियाओयाओ। सूरज पश्चिम में डूब गया। जब चौक में मशालें जलाई गईं, तो आसमान पहले से ही अंधेरा हो गया था। परीक्षा सचमुच समाप्त हो गई। जो युवा पुरुष और महिलाएं परीक्षा में पास हुए, उन्हें नौकरों द्वारा एक एक करके व्हाइट टाइगर विला में लाया गया और इसके साथ ही वे व्हाइट टाइगर विला के सदस्य बन गए। लेकिन वांग लिन और चू फैंग तंबू से बाहर नहीं आए। इससे बड़े व्यक्ति और बूढ़े व्यक्ति को बहुत बेचैनी हुई। पिछले दृश्य के बाद उन्हें पता चला कि चू फैंग एक मार्शल कल्टीवेटर था। फिर उन्होंने चू फैंग के प्रति अपने उपहास के बारे में सोचा। उसी समय जब उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई तो उन्हें चिंता हुई कि चू फैंग वांग लिन को नुकसान पहुंचाएगा। आखिरकार कोई भी ये बता सकता था कि मैनेजर झांग का चू फैंग के प्रति सकारात्मक प्रभाव था, अन्यथा भले ही नौकर ने पहले नियम तोड़े हों, वह आम लोगों को व्हाइट टाइगर विला के लोगों पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। चाचा झाओ, चाचा लियो। हालांकि जब वांग लिन उनकी नजरों में आया तो उनकी चिंताएं बादलों की तरह गायब हो गईं। मिस, आप पास हो गईं। बड़े व्यक्ति ने वांग लिन की छाती पर निचले दर्जे के नौकर के प्रतीक को देखा और वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था। आखिरकार व्हाइट टाइगर विला में प्रवेश करने में सक्षम होने का मतलब था कि खेती की राह और भी आसान होगी। बकवास, हमारी मिस असली चीज है और कोई कारण नहीं है कि वह पास न हो। बूढ़ा आदमी भी हंसा और उसने अपने दिल की गहराई से वांग लिन के लिए खुशी महसूस की। हालांकि वांग लिन की पारिवारिक स्थिति खराब नहीं थी, फिर भी वह व्हाइट टाइगर विला से अतुलनीय थी। भले ही वह व्हाइट टाइगर विला की नौकर थी, लेकिन व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला में उसका रुतबा और पद था। इसलिए कोई भी मार्शल साधक व्हाइट टाइगर विला में प्रवेश करना चाहेगा। उन्हें शर्म महसूस नहीं होगी क्योंकि उन्हें सेवक होने की पहचान मिली थी, बल्कि उन्हें गर्व महसूस होगा। यह एक स्कूल से शिष्य बनने जैसा था। वांग लिन, ऐसा लगता है कि तुम और मैं यहीं अलग हो जाएंगे। मुझे यहाँ तक लाने के लिए मुझे अभी भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। ठीक उसी समय चू फैंग वहाँ आया। ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज ये परीक्षा कैसे पास कर पाता। वांग लिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, एक दूसरे के प्रति बहुत विनम्र होने की जरूरत नहीं है। चूंकि हम पहले ही व्हाइट टाइगर विला में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए शायद हम भविष्य में भी मिल सकें। चू फैंग मुस्कुराया और मुड़ने और जाने से पहले अपना हाथ हिलाया। पास में ही मैनेजर झांग चू फैंग का इंतजार कर रहा था। हालांकि जब बूढ़े आदमी और बड़े व्यक्ति ने चू फैंग की छाती पर नौकर का प्रतीक देखा तो वे वहां शून्य में खड़े रहे और उनके चेहरे पर आश्चर्य था। काफी देर बाद उन्हें होश आया और वे अचंभित होकर बोले, उसे सीधे उच्च श्रेणी के सेवक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इसके लिए कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर की साधना की आवश्यकता होती है न? ये देखकर वांग लिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ। उच्च पद का ब्लैक रॉक उसके एक घूंसे से चकनाचूर हो गया। यहाँ तक कि मैनेजर झांग ने भी प्रशंसा में अंतहीन आहें भरी। मुझे लगता है कि व्हाइट टाइगर विला में उसका काफी विकास होगा, है न? इस बार हमने वाकई लोगों को कुत्ते की नज़र से देखा है। वांग लिन की बातें सुनने के बाद बूढ़े आदमी और बड़े व्यक्ति को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। चू फैंग के साथ किए गए सभी अपमानों के बारे में सोचकर वे वास्तव में उस पर मरने का दिल कर रहे थे। उस महाद्वीप में ताकत ही सब पर राज करती थी। चू फैंग की प्रतिभा के साथ
व्हाइट टाइगर विला में प्रवेश करने के बाद वह निश्चित रूप से आसमान छू जाएगा। प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त करना केवल समय की बात थी। इस प्रकार उनके कार्य वास्तव में व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला में एक भविष्य के प्रसिद्ध व्यक्ति को अपमानित करने के बराबर थे। न केवल उन्हें शर्म महसूस हुई, बल्कि उनके दिल में डर भी था। डर था कि चू फैंग भविष्य में उनसे बदला लेगा। चिंता मत करो, वह संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं है। मानो उनकी चिंता देखकर वांग लिन ने उन्हें सांत्वना दी। ऐसा लगता है कि लोगों को वास्तव में दिखावे से नहीं आंका जा सकता। लेकिन फिर भी बूढ़े आदमी और बड़े व्यक्ति के पास शांत होने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी अंतड़ियां पश्चाताप से हरी हो गईं और अगर उन्हें पता होता कि चू फैंग इतना प्रतिभाशाली है, तो वे उसे पहले कैसे ताना मार सकते थे। वे उसके लिए अच्छी छवि बनाने के लिए भी दौड़ पड़ते। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर होने के कारण केवल चू फैंग अपनी ताकत छुपा रहा था और उसकी असली ताकत मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर थी, तो कौन जानता था कि उनकी अभिव्यक्ति क्या होगी। अलग होने के बाद वांग लिन और चू फैंग दोनों को व्हाइट टाइगर विला में भेज दिया गया, लेकिन चूंकि उनकी स्थिति अलग थी, इसलिए उनके निवास स्थान भी अलग थे। व्हाइट टाइगर विला में समुद्र की तरह हसीन इमारतों के समूह के बीच एक छोटा सा सुंदर घर था। वह उच्च श्रेणी के नौकरों का रहने का स्थान था, जो आज चू फैंग का विश्राम स्थल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना सफल होगा। चू फैंग बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसने अपनी छाती के ऊपर उच्च श्रेणी के नौकर के प्रतीक पर एक नजर डाली, अपने हाथ में किताब को देखा और वह हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये रैंक 2 मार्शल कौशल था और इसे मैनेजर झांग ने उसे दिया था। हालांकि हर नौकर को वह उपचार नहीं मिल सकता था। हालांकि व्हाइट टाइगर विला के नौकर वास्तव में मार्शल कौशल विकसित कर सकते थे, लेकिन यह उच्च श्रेणी के नौकरों तक ही सीमित था। ये दुर्लभ ही था कि साधना के लिए मार्शल कौशल प्राप्त करने में सक्षम हो सके, जैसा कि चू फैंग ने तब किया था जब उसने व्हाइट टाइगर विला में प्रवेश किया था। हालांकि चू फैंग के लिए रैंक 2 मार्शल कौशल की खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और साथ ही क्योंकि वर्तमान में वह बेहद थक गया था, उसने मार्शल कौशल को बिस्तर के सिर पर फेंक दिया, फिर लेट गया और सो गया। तब से चू फैंग ने खुद को पूरे 10 दिनों तक व्हाइट टाइगर विला में छिपाए रखा। हालांकि उसे नौकर का दर्जा प्राप्त था, लेकिन चूंकि वह एक उच्च श्रेणी का नौकर था, इसलिए चू फैंग को नौकरों जैसा काम करने की जरूरत नहीं थी। ज्यादातर वह मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के नौकरों को काम का निर्देश देता था। चू फैंग के लिए ज्यादातर समय वह व्हाइट टाइगर विला के रहस्यों के बारे में पूछताछ करता था। वहां रहने के 10 दिनों में चू फैंग को कुछ नतीजे मिले और उसे व्हाइट टाइगर विला के बारे में कुछ हद तक समझ आ गई। व्हाइट टाइगर विला का इतिहास 500 साल पुराना था और नींव के मामले में वे कुछ स्कूलों से कमतर नहीं थे। उनकी ताकत भी सरल नहीं थी और विला में कई विशेषज्ञ थे। हालांकि क्योंकि वे काफी दूर थे, इसलिए एजोर प्रांत के बहुत कम लोगों ने उस जगह पर ध्यान दिया। हालांकि व्हाइट टाइगर विला के निर्माता वास्तव में काफी अच्छे व्यक्ति थे। 500 साल पहले व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज में व्हाइट टाइगर विला जैसी कोई चीज नहीं थी। उस समय पहाड़ी इलाके की वजह से इस इलाके में आम लोगों की संख्या और भी ज्यादा थी। उनके लिए पहाड़ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था और उनमें से ज्यादातर ने अपने आखिरी साल वहीं बिताए। उस समय व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला के भीतर वास्तव में कुछ मार्शल खेती करने वाले परिवार थे जो पीढ़ियों से आसपास थे। बस बात ये थी कि परिवारों ने बाहरी लोगों को अपने तरीके नहीं बताए और आम लोगों के पास मार्शल खेती को छूने का भी कोई तरीका नहीं था। व्हाइट टाइगर विला के निर्माता मुरोंग शियाओयाओ का जन्म एक आम आदमी के रूप में हुआ था। उस समय वह अभी भी एक युवा व्यक्ति था और चूंकि वह अपने पूरे जीवन में बेकार रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह एक मार्शल साधना परिवार में नौकर के रूप में छिप गया। वह उस परिवार की एक युवती के साथ भी मिला। उससे उसने मार्शल साधना के तरीके सीखे और उसने रहस्यमय तकनीकें और मार्शल कौशल भी सीखे। हालांकि जब ये खुलासा हुआ तो मुरोंग शियाओयाओ को उस परिवार द्वारा पीछा किया गया। अंत में उसे एक ऐसे क्षेत्र में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे खतरे वाला क्षेत्र माना जाता था। उस समय सभी को लगा कि मुरोंग शियाओयाओ मर चुका है। हालांकि 5 साल बाद वह उस मृत क्षेत्र से बाहर निकल आया और अपनी पीढ़ी का मार्शल कल्टीवेटिंग विशेषज्ञ बन गया। वह व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज के भीतर अजेय था। जब मुरोंग शियाओयाओ वहां से बाहर आया और उसने पाया कि जिस महिला ने उसे मार्शल खेती के तरीके सिखाए थे उसे उस परिवार ने मार डाला था, तो उसने क्रोध में आकर उन सभी को मार डाला। फिर वह वापस लौटा और व्हाइट टाइगर विला का निर्माण किया। व्हाइट टाइगर विला की स्थापना के बाद
ये जल्दी ही व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज का अधिपति बन गया। व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज के बाहर के कई विशेषज्ञों ने इसके बारे में सुना, आए और व्हाइट टाइगर विला में शामिल हो गए। मुरोंग शियाओयाओ ने मार्शल साधना के तरीकों को आम लोगों तक फैलाया ताकि व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज में हर कोई मार्शल साधना के मार्ग को छू सके और अपनी नियति बदल सके। अध्याय 145 चेतना संरक्षक। किंवदंतियों के अनुसार उस वर्ष मुरोंग शियाओयाओ को निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी का चरित्र कहा जा सकता था। उसने एक अत्यंत मजबूत मार्शल कौशल को समझा और उसके आक्रमण के तरीके दुनिया में बेजोड़ थे। लगभग कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। यहाँ तक कि एजोर प्रांत के एक प्रसिद्ध विश्व प्रेतात्मवादी, जिसके पास अत्यंत मजबूत रक्षा पद्धतियां थीं, ने भी उससे युद्ध किया, फिर भी वह एक ही वार में मारा गया। उस समय कुछ लोगों को लगा कि मुरोंग शियाओयाओ एजोर ड्रैगन संस्थापक की तरह ही होगा और पीढ़ी का स्वर्ग का गौरव बन जाएगा। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक गायब हो जाएगा जैसे ही उसकी शक्ति उभरी। जिस साल वह गायब हुआ, उसी साल वह मृत क्षेत्र से बाहर निकला था। ये वही साल था जब उसने व्हाइट टाइगर विला की स्थापना की थी और उस साल उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि उसे मृत क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ था, इसलिए उसने बराबर कीमत चुकाई और उसे लंबे समय तक जीवित नहीं रहना पड़ा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वह सांसारिक विवादों से थक गया था और वह अपने दिल में उस महिला के प्रति अपराध बोध से छुटकारा नहीं पा सका जिसने उसे मार्शल खेती के तरीके बताए थे। इसलिए वह जंगलों में एकांत में रहने लगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुरोंग शियाओयाओ कैसे गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद एजोर प्रांत के कई शक्तिशाली लोग व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला में पहुंचे और वे मुरोंग शियाओयाओ के उत्कृष्ट मार्शल कौशल को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अंत में वे मृत क्षेत्र नहीं ढूंढ पाए। बाद में किसी ने सुझाव दिया कि व्हाइट टाइगर विला को पूरी तरह से समतल कर दिया जाए और भले ही उन्हें 3 फीट नीचे खोदना पड़े, उन्हें इसे ढूंढना ही था। हालांकि जैसे ही एजोर प्रांत के शीर्ष विशेषज्ञ व्हाइट टाइगर विला को समतल करने की तैयारी कर रहे थे, मुरोंग शियाओयाओ अचानक प्रकट हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मुरोंग शियाओयाओ केवल 2 महीने के लिए गायब हुआ था, लेकिन जब लोगों ने उसे फिर से देखा तो उसमें बहुत बड़े बदलाव हुए और वह बूढ़ा हो गया। उसके काले बाल बर्फ की तरह सफ़ेद, लंबे बालों में बदल गए। उसका चेहरा ऐसा था मानो वह कागज हो। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और वह एक मरे हुए व्यक्ति की तरह था जो जीवित था। उसने उस समय एजोर प्रांत के शीर्ष विशेषज्ञों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए केवल एक ही हमले का इस्तेमाल किया। ये कहा जा सकता है कि उसने एक ही हमले से दुनिया को चौंका दिया। एक विचार से रक्त नदियों का निर्माण करता है और उसके पास ऐसी शक्ति थी जो अद्वितीय और अजेय लगती थी। घुसपैठियों को मारने के बाद मुरोंग शियाओयाओ एक बार फिर गायब हो गया। वह बहुत ही अच्छी तरह से गायब हो गया और किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गया। यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर विला के लोगों को भी नहीं पता था। हालांकि सबसे अजीब बात यह थी कि उस दिन के बाद से असाधारण विशेषज्ञों की लाशें व्हाइट टाइगर विला में अथाह रूप से दिखाई देने लगीं। उन सभी की हत्या कर दी गई और वे एक ही हमले में मारे गए। कुशल हत्या पद्धति उस कौशल से संबंधित थी जो केवल मुरोंग शियाओयाओ के पास थी। उसके बाद लोगों को पता चला कि मुरोंग शियाओयाओ मरा नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि वह सांसारिक झगड़ों से तंग आ गया था, लेकिन वह अभी भी व्हाइट टाइगर विला की रखवाली कर रहा था और किसी को भी वहां घुसने नहीं दे रहा था। इसके बावजूद उस साल मुरोंग शियाओयाओ ने जो मार्शल कौशल सीखा था वह बहुत आकर्षक था। उस मार्शल कौशल के लिए अभी भी कई विशेषज्ञ थे जिन्होंने अपने जीवन के खतरों को नजरअंदाज कर दिया और छिपकर व्हाइट टाइगर विला में घुस गए। हालांकि अंत में वे मारे जाने के अपने भाग्य से बच नहीं सके। सबसे अजीब बात यह थी कि मुरोंग शियाओयाओ के गायब होने के कई सौ साल बाद भी वही चीजें अक्सर होती रहीं। सबसे हालिया घटना 200 साल पहले हुई थी और मौत का तरीका वही था जो उस समय के लोगों का था। ये जानना कि यदि मुरोंग शियाओयाओ 200 वर्ष पहले भी जीवित रहे होते तो भी उनकी आयु 300 वर्ष से अधिक होती और यह ऐसी आयु नहीं थी जिसके बाद मनुष्य जीवित रह सके। इसलिए कुछ लोगों को लगा कि मुरोंग शियाओयाओ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। जो चीज जीवित थी वह उसकी चेतना के संकेत से ज्यादा कुछ नहीं थी, क्योंकि एक निश्चित पूर्ण शक्ति के साथ मुरोंग शियाओयाओ की चेतना हमेशा के लिए बुझ नहीं सकती थी और वह हमेशा के लिए व्हाइट टाइगर विला की रक्षा कर सकता था। तब से किसी ने भी व्हाइट टाइगर विला में झांकने के लिए आने की हिम्मत नहीं की और व्हाइट टाइगर विला ने वास्तव में बाहरी लेन देन में भाग नहीं लिया, इसलिए धीरे धीरे वे लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। लेकिन फिर भी इसने चू फैन की दिलचस्पी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया।
वह जानता था कि उस साल का मृत क्षेत्र संभवतः व्हाइट टाइगर माउंटेन रेंज में स्थित सम्राट मकबरे का प्रवेश द्वार था। मुरोंग शियाओयाओ निश्चित रूप से एजियो ड्रैगन संस्थापक के समान ही रहा होगा और उसने इसके भीतर कुछ हासिल किया होगा। जहां तक प्रवेश द्वार की बात है, यह मुरोंग शियाओयाओ जीवित है या मृत, चू फैंग को कुछ भी पता नहीं था। हालांकि चूंकि वह पहले ही चुपके से अंदर घुस चुका था, चू फैंग निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा और उसने कुछ न कुछ परिणाम खोजने की कसम खाई। सुबह सुबह जब आसमान अभी तक रोशन नहीं हुआ था, चू फैंग के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोलकर देखा तो मैनेजर झांग खड़ा था। आपका रंग रूप बहुत अच्छा है। चू फैंग को देखकर मैनेजर झांग ने संतोष से सिर हिलाया। उसने अपने हाथों में पकड़े कपड़े चू फैंग को दिए और कहा, थोड़ा सा साफ सफाई कर लो, मुझे तुम्हारे लिए एक काम है। चू फैंग ने अपने कपड़े बदले और मैनेजर झांग के पीछे पीछे एक बगीचे में चला गया। बगीचे के अंदर कई गाड़ियां थीं। उनमें से कई सामान से भरे हुए थे, जबकि यात्रियों के लिए एक सुंदर गाड़ी थी। ये बेहद आलीशान थी और गाड़ी खींचने वाले घोड़े भी अच्छे घोड़े थे। चू फैंग को आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि वह इन दिनों निम्न वर्ग के लोगों के साथ बातचीत करता था, लेकिन वह व्हाइट टाइगर विला की नींव को समझ गया था। कम से कम ये वर्मिलियन बर्ड सिटी या एजियो ड्रैगन स्कूल से बदतर नहीं था। वहां कई विशेषज्ञ छिपे हुए थे और इसकी आर्थिक शक्ति भी बहुत मजबूत थी। गाड़ियों के पास दर्जनों नौकर खड़े थे। उनके हाथों में अगर पेस्ट्री नहीं होती तो फूल होते। सबसे खास बात यह थी कि सभी नौकर उच्च श्रेणी के नौकर थे। हालांकि सभी नौकर चू फैंग से बड़े थे। जब उन्होंने चू फैंग की छाती पर उच्च श्रेणी के नौकर का प्रतीक देखा तो उन्होंने अजीब भाव दिखाए। आखिरकार इतनी कम उम्र में उच्च श्रेणी का नौकर बनने में सक्षम होना उनकी ईर्ष्या को आकर्षित करता है। चू फैंग, आज वह दिन है जब बड़ी मिस अपनी मां को बलि चढ़ाती है। आप सभी ज्यादा होशियार रहें। ये शब्द कहने के बाद मैनेजर झांग वहां से चला गया। अरे, तुम नए हो ना? जैसे ही वह निकला, नौकरों के एक समूह ने उसे घेर लिया। समूह में वे पुरुष और महिलाएं थे, लेकिन वे पहले ही अपनी युवावस्था पार कर चुके थे। उन्होंने चू फैंग को घेर लिया और उनके मुंह पर दुष्ट मुस्कान थी और साथ ही निर्दयी निगाहें भी थीं। चू फैंग को उन नजरों का सामना करते हुए बहुत घृणा महसूस हुई, लेकिन वह ये भी जानता था कि नए नौकरों को पुराने नौकरों द्वारा धमकाया जाएगा। ये व्हाइट टाइगर विला का एक अलिखित नियम था, लोगों को सफलतापूर्वक धोखा देने और इस विला के चारों ओर खोज करने में भविष्य की सुविधाओं के लिए। चू फैंग ने अपने गुस्से को सहन किया और एक हल्की मुस्कान निकाली। बड़े भाइयों और बड़ी बहनों, क्या कोई समस्या है? आप किसे बड़ी बहनें कह रहे हैं? क्या मैं इतनी बूढ़ी दिखती हूँ? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक महिला जो कम से कम 20 साल की थी ने चू फैंग की ओर एक थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ में काफी ताकत थी और उसकी गति भी काफी तेज थी, लेकिन चू फैंग की नजर में यह असामान्य रूप से धीमा था। वह थोड़ा सा बगल की ओर झुका और आसानी से उसे चकमा दे दिया। ओह, तुमने चकमा देने की हिम्मत की। क्या तुम्हें यहाँ के नियम नहीं पता? आज मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। ये देखकर महिला नौकरानी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने फिर से अपनी हथेली ऊपर उठाई। उसी समय उसके चारों ओर के सभी लोग हमला करने के लिए तैयार हो गए। चू फैंग को चारों तरफ से तेज हवा का हमला महसूस हो रहा था। उन नौकरों को नहीं पता था कि शर्म क्या होती है, क्योंकि उन्होंने चू फैंग जैसे युवक को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। उस पल चू फैंग ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस लीं। वह झिझक रहा था कि पलटवार करे या नहीं। अगर उसने अपनी मौजूदा साधना को उजागर कर दिया तो सबसे अधिक संभावना है कि व्हाइट टाइगर विला को संदेह होगा कि वह एक जासूस है और उसके लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी। रुकना! तभी एक भयंकर चीख सुनाई दी। हालांकि वह आवाज असामान्य रूप से मधुर थी और उसे सुनकर चू फैंग का दिल दहल गया। आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए चू फैंग की आंखें तुरंत स्थिर हो गईं, क्योंकि पास से एक लंबी और सुंदर लड़की आ रही थी। अध्याय 146 जंगल के भीतर हत्यारे। लड़की की त्वचा बर्फ की तरह थी, चिकनी और सफेद, और हालांकि उसकी शक्ल देश की सुंदरियों से मेल नहीं खाती थी, फिर भी उसका व्यवहार अनोखा था। सबसे खास बात यह थी कि उसका फिगर बहुत अच्छा था। उसका आगे का हिस्सा बाहर निकला हुआ था और पीछे का हिस्सा ऊपर उठा हुआ था, और वे अच्छी तरह से विकसित, चिकने और गोल थे। पेंसिल जैसी सीधी लंबी टांगों की जोड़ी के अलावा उसका शरीर शैतान जैसा था, जो सूरों से तुलनीय था। चू फैंग वास्तव में इतनी अच्छी आकृति से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि वह सूरों के साथ बिताई गई उल्लासमय रात के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। चू फैंग को अपनी ओर इतनी साफ निगाहों से घूरते देख
लड़की की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी निगाहों में घृणा का भाव स्पष्ट रूप से उभर आया। हो, अब तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्या दूसरों को देखने के लिए इतना अच्छा शरीर नहीं है? चू फैंग ने अपने दिल में ठहाके लगाए और उसकी नज़र अभी भी उसकी लंबी, खूबसूरत टांगों पर घूम रही थी। उसने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि उसके चेहरे पर क्या भाव थे। हम बड़ी मिस को अपना सम्मान देते हैं। हालांकि चू फैंग ने बड़ी दिलचस्पी से देखा और बेहद तल्लीन था। उसके चारों ओर से सम्मान भरी आवाजें गूंज उठी। उसी समय दर्जनों उच्च श्रेणी के नौकरों ने अपने शरीर को झुकाया और अपना सम्मान दिया। बड़ी मिस, सच में वह व्हाइट टाइगर विला की बड़ी मिस है, मुरोंग झिन्यू। चू फैंग को अचानक एहसास हुआ कि मुरोंग शिन्यू व्हाइट टाइगर विला के मालिक की सबसे बड़ी बेटी थी। जब वह पैदा हुई थी तब से वह खेती करने में असमर्थ थी। हालांकि वह एक बेहद चतुर व्यक्ति थी। मैं समाप्त कर रहा हूँ, चू फैंग ने मन ही मन शाप दिया क्योंकि उसने पाया कि मुरोंग शिन्यू के चेहरे का रंग राख जैसा हो गया था। जाहिर है वो उससे नाराज थी। उस पल चू फैंग को थोड़ा पछतावा हुआ क्योंकि उसे पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। चू फैंग के आसपास के नौकर उसकी बदकिस्मती पर खुश थे। मुरोंग शिन्यून को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि दूसरे लोग उसकी खूबसूरती को देखते थे। चू फैंग ने एक बहुत बड़ी वर्जना को छुआ था, इसलिए वे उत्सुक थे कि चू फैंग को क्या सजा मिलने वाली है। चाचा झांग, चलो चलें। जिस बात ने दूसरों को हैरान कर दिया वह ये थी कि मुरोंग शिन्यून ने चू फैंग को कोई सजा नहीं दी थी और वह सीधे गाड़ी में चढ़ गई थी। ये देखकर मैनेजर झांग ने राहत की सांस ली। चू फैंग को सार्थक रूप से देखा, फिर उसके पीछे चला गया। तुमने बड़ी मिस को नाराज कर दिया है। तुम मर चुके हो, इसे थोड़ा और थाम लो। अगर मैं खुश हो जाऊं तो शायद मैं तुम्हारे लिए थोड़ी विनती कर सकूं। सेवकों ने बलि की वस्तुएं चू फैंग पर जबरदस्ती ठूंस दी और जब चू फैंग और अधिक नहीं ले जा सका तो उन्होंने चलती गाड़ियों का पीछा किया। चू फैंग ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से बेचैनी में डूबा हुआ था। उसे ये भी चिंता थी कि बड़ी मिस उसका ख्याल कैसे रखेगी। यह उसके लिए अच्छा नहीं था, जो व्हाइट टाइगर विला में सम्राट मकबरे के प्रवेश द्वार की खोज करने की तैयारी कर रहा था। व्हाइट टाइगर विला से निकलने के बाद गाड़ियां व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला की गहराई में चली गईं। जब वे 1000 मील दूर चली गईं, तभी वे एक जंगल में रुकी। वहां एक पहाड़ी कब्र थी। बिना कुछ सोचे चू फैंग को पता चल गया कि यह मुरोंग शिन्यू की मां की कब्र थी। उसी समय नौकरों ने प्रसाद तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि मुख्य काम चू फैंग ने किया। वे स्पष्ट रूप से चू फैंग को धमका रहे थे और मुरोंग शिन्यू और मैनेजर झांग दोनों ने ये देखा, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं रोका। चू फैंग केवल अपमान सह सकता था और अपनी शिकायतों को निगल सकता था। किसने उसे मुरोंग शिन्यू को अपमानित करने के लिए कहा था? जितना ज्यादा वह ऐसा करता, वे उतने ही ज्यादा अतिवादी होते जाते। उन्हें लगा कि वे मुरोंग शिन्यू के गुस्से को उसके लिए निकाल रहे हैं, इसलिए भले ही वे बदमाशी कर रहे थे, ये सही और न्यायसंगत था। अंत में सारा काम चू फैंग को दे दिया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और मुरोंग शिन्यू को खाने की जरूरत थी। इसलिए नौकरों ने जाकर उसे खाना परोसा। केवल चू फैंग ने अकेले ही बड़ी मिस की मृत मां को खाना परोसा। वे वास्तव में प्राकृतिक दास हैं। उन नौकरों को देखकर जिनके चेहरों पर मुस्कान थी और जो मुरोंग शिन्यू को घेरे हुए थे, चू फैंग के दिल की गहराइयों से घृणा की भावना उभरी। यह मुरोंग शिन्यू भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम अपनी मां को बलि चढ़ाने जा रहे हो तो तुम्हें अपनी मां की कब्र के सामने झुकना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये किस तरह की भेंट है? यह आभा। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और अपनी भयंकर निगाहें अपने आसपास की ओर घुमाई। वह महसूस कर पा रहा था कि करीब 1 दर्जन साधक उसके करीब आ रहे थे। हर एक साधक मूल क्षेत्र में था। सबसे कमजोर साधक मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था, जबकि सबसे मजबूत साधक मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया था। सरसराहट। इससे पहले कि हम स्थिति का पता लगा पाते, आसपास के जंगल से कदमों की आवाजें आने लगीं। बहुत जल्द ही जंगल से 10 से ज्यादा आकृतियां बाहर आ गईं। वे लोग काले कपड़े पहने हुए थे और उनकी केवल क्रूर आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उनके हाथ में ब्लेड थे जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे और उनकी हत्या करने की मंशा पूरी तरह से उजागर हो रही थी। आप कौन हैं? ये देखकर कि स्थिति गलत थी, प्रबंधक झांग ने भयंकर रूप से चिल्लाया और मुरोंग झिन्यू के सामने भाग गया। उसे बचाने के लिए उसे अपने पीछे खड़ा कर दिया। हुश जब उन काले कपड़े पहने लोगों ने मुरोंग शिन्यू को देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपने हाथों में हथियार लहराए मुरोंग शिन्यू को घेर लिया और हमला कर दिया।
उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। वे हत्यारे हैं, बड़ी मिस की रक्षा करो। मैनेजर झांग ने फिर से जोरदार तरीके से चिल्लाया। उसके दोनों हाथ हिल गए और बाद में कुछ दृश्य बन गए। उसने मुरोंग शिन्यू को खुद ही घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह तांबे और लोहे की दीवार बन गया हो। हथियार लेकर आए हत्यारों का समूह उसमें से घुस नहीं सकता था। लेकिन तथाकथित दो मुठ्ठियां चार हाथों से नहीं लड़ सकती, और इसके अलावा बहुत सारे लोग उसे घेरकर हमला कर रहे थे। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जो मैनेजर झांग से कमजोर नहीं था, इसलिए वह जल्दी ही आगे नहीं बढ़ पाया। क्लैंग 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 क्लैंग। अचानक मैनेजर झांग ने एक साथ कई हथेलियां चलाईं और एक व्यक्ति का हथियार जबरन तोड़ दिया। उसके बाद उसने उस हत्यारे की छाती पर जोरदार हमला किया और बस ऐसे ही एक बार से वह मर गया। हालांकि उसी समय उसके शरीर पर 2 ब्लेड के घाव भी थे और खून बह रहा था। बड़ी मिस, जल्दी भागो। अपने शरीर पर भारी दर्द को सहते हुए मैनेजर झांग ने मुरोंग शिन्यू को पकड़ लिया और उसे घेरे से बाहर फेंक दिया। मुरोंग शिन्यू, जिसके पास बिल्कुल भी साधना नहीं थी, बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी। बड़ी मिस की रक्षा करो। ये देखकर 2 सेवकों ने सही तरीके से मुरोंग शिन्यू का समर्थन करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जब 2 ठंडी चमके बिना किसी दर्द के चीखती हुई आईं, तो दोनों सेवक खून से लथपथ हो गए। ये पता चला कि मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर 2 काले कपड़े पहने लोग पहले से ही मुरोंग शिन्यू की ओर झपट रहे थे। यह उस दृश्य ने बाकी नौकरों को भयभीत कर दिया। उन्होंने न केवल आगे कोई रास्ता नहीं रोका, बल्कि वे भागने लगे और मुरोंग शिन्यू को अकेला छोड़ दिया। लेकिन ये बात समझ में आती है, जब ये बात उनके जीवन से जुड़ी होती है तो ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तुम कमीनों का झुंड हो। उसे छोड़कर भाग रहे नौकरों को देखकर मुरोंग शिन्यू ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। एक भयंकर श्राप देने के बाद वह घूम गई और भागना चाहती थी। हालांकि उसकी गति उन नौकरों के बराबर नहीं थी। कुछ लापरवाही के कारण वह फिर से लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसी समय 2 काले कपड़े पहने लोग पहले से ही उसके पास आ गए। उन्होंने अपने हाथों में धारदार ब्लेड लहराए और मुरोंग शिन्यू की ओर वार किया। मौत से पहले मुरोंग शिन्यू के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह अपनी आंखें बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी और आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे लगा कि वह बिना किसी शक के मर चुकी है। तारानकन पफ। हालांकि जब एक भारी ध्वनि गूंजी और उसके चेहरे पर गर्म खून छिड़का गया, तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसे अपने शरीर से कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मुरोंग शिन्यू ने तरह तरह की उलझन महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने का दृश्य साफ देखा तो वह अवाक रह गई। अध्याय 147। अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन। मुरोंग शिन्यू के सामने चू फैंग खड़ा था। चू फैंग के पैरों के नीचे 2 काले कपड़े पहने लोग जो मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे, खून के एक तालाब में लेटे हुए थे। चू फैंग ने हमला किया। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था और न ही उसने इसके बारे में बहुत सोचा था। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एक लड़की, जिसके पास मुर्गी को बांधने की भी ताकत नहीं थी, उसके सामने ओरिजिनल रियल्म विशेषज्ञों द्वारा मार दी जाए। उस दृश्य को देखते हुए मुरोंग शिन्यू के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं क्योंकि वह नहीं देख पाई कि अभी क्या हुआ था। लेकिन वह जानती थी कि जो 2 लोग उसे मारना चाहते थे वे अचानक मर चुके थे। अगर यह सामान्य स्थिति होती तो उस दृश्य को समझना मुश्किल नहीं होता। जाहिर है उसके सामने खड़े व्यक्ति ने 2 काले कपड़े पहने लोगों को मार डाला। हालांकि जब उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक नौकर और चू फैंग जैसा युवक था, तो जाहिर है मुरोंग शिन्यू के पास इस तथ्य को स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं था। छोटे बच्चे, तुम मरना चाह रहे हो। ठीक उसी समय 2 और काले कपड़े पहने लोग दौड़े चले आए। वे मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे और जब उन्होंने अपने साथियों को मारा हुआ देखा तो वे अतुलनीय रूप से क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी मूल शक्ति को घुमाया और 2 मजबूत मार्शल कौशल भेजे। हु दोनों के युद्ध कौशल को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उनकी ताकत ने धरती को हिलाकर रख दिया था। हवा में आग की लपटें उठ रही थीं और वे कान फाड़ देने वाली गर्जना कर रही थीं। इस तरह के भयावह हमले का सामना करते हुए मुरोंग शिन्यू डर से चीख पड़ी, क्योंकि उसके लिए, जिसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं थी, वह मजबूत मूल शक्ति बहुत डरावनी थी। लेकिन जैसे ही मुरोंग शिन्यू को लगा कि वह निश्चित रूप से मरने वाली है, चू फैंग ने ठंडी सांस ली और बिना हिले डुले 2 मजबूत हमले चू फैंग से 3 मीटर दूर फट गए। तारानकन धमाका। वह शक्ति अत्यंत भयावह थी। ऊर्जा तरंगे मूल शक्ति के तूफान में बदल गईं, क्योंकि वे बाहर की ओर फैल गईं।
उन्होंने आसपास के सभी बड़े पेड़ों को राख में बदल दिया। भागते हुए एक नौकर को भी ऊर्जा ने बलपूर्वक चकनाचूर कर दिया। हालांकि इतना शक्तिशाली विस्फोट चू फैंग से 3 मीटर दूर ही रुक गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार हो और इससे चू फैंग का आधा बाल भी नहीं टूटा। वह कैसे हुआ? मुरोंग शिन्यू, जिसने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ देखा था, उसकी आंखें सदमे से खुली हुई थी। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, और जाहिर है उसे नहीं पता था कि यह किंवदंतियों से आत्मा का निर्माण था। हकीकत में हमला करने वाले 2 काले कपड़े पहने लोग भी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट से बच नहीं पाए। शुरू में उन्होंने सोचा था कि वे हमले से चू फैंग को मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वह किसी भी तरह से घायल नहीं होगा। तारानकन बस वे असमंजस में थे। अचानक चू फैंग के शरीर पर बिजली चमकी और बिजली की सांप दहाड़ते हुए आसमान की ओर बढ़े। एक पल में वे 2 काले कपड़े पहने लोगों पर झपटे, उन्हें जबरन निगल लिया और लोग राख हो गए। इस बार सभी ने सब कुछ साफ देखा। उन्होंने देखा कि चू फैंग ने बिना हिले डुले ही 2 काले कपड़े पहने लोगों को मार डाला, जो मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे। यह मूल क्षेत्र का पहला स्तर है। हालांकि जो व्यक्ति मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर है, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर रहने वालों को मारना चींटियों को कुचलने जैसा है। हालांकि मैनेजर झांग अभी भी काले कपड़े पहने लोगों से बुरी तरह लड़ रहा था, फिर भी उसने देखा कि चू फैंग क्या कर रहा था। अपने पुराने और मुश्किल अनुभव के साथ वह जानता था कि चू फैंग थोड़ा अलग था। उसने चू फैंग की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम मेरे व्हाइट टाइगर विला में क्यों घुस आए? क्या व्हाइट टाइगर विला में घुसना? मैनेजर झांग की बातों पर सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। आमतौर पर नौकरों में चू फैंग जैसी साधना संभव नहीं थी, और उसकी साधना के साथ, हालांकि वह व्हाइट टाइगर विला में भी शिखर पर नहीं होगा, फिर भी उसे निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ माना जाएगा। उसके लिए इतना छोटा नौकर होना असंभव होगा। उस पल मुरोंग शिन्यू के चौंके हुए चेहरे पर डर उभर आया। वह डर कर पीछे की ओर चढ़ने लगी। व्हाइट टाइगर विला के रहस्य के कारण वास्तव में कई साधना विशेषज्ञ थे जो चुपके से अंदर घुस गए थे और उन लोगों के दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। उसे पहले भी एक बार अगवा किया गया था और वह लगभग अपनी जान गंवा चुकी थी। अगर तुम जीना चाहते हो तो इधर उधर मत भागो। चू फैंग ने अपना सिर घुमाया और उदासीनता से कहा। चू फैंग की तीखी निगाहों को देखकर किसी कारण से मुरोंग शिन्यू हैरान रह गई। उसके बाद उसने अपने शरीर की हरकतें रोक दी और जहां थी वहीं चुपचाप बैठ गई। स्विश स्विश स्विश। ठीक उसी समय आसपास के जंगल से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। जंगल से काले कपड़े पहने हुए 100 से ज्यादा लोग निकले। उन सभी के हाथ में ब्लेड थे और उनकी सभी आभाएं मूल क्षेत्र से संबंधित थीं। सभी को बिना किसी दया के मार डालो। एक ठंडी आवाज गूंजी और काले कपड़े पहने लोगों ने अपना नरसंहार शुरू कर दिया। लगभग सभी नौकर जो भाग नहीं पाए थे मारे गए। हकीकत में जो नौकर भाग गए थे वे भी जंगल में मारे गए। जाहिर है लोगों के समूह ने पहले से ही योजना बना रखी थी कि किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। चारों ओर से घेरे हुए समूह के हमले के कारण मैनेजर झांग के पास भी आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था और वह जल्दी से गिर गया। हालांकि चू फैंग की तरफ से कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था। जो भी 10 मीटर की सीमा के भीतर आता वह मर जाता। दोस्त, मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे व्हाइट टाइगर विला से नहीं हो। क्या तुम मेरे व्हाइट टाइगर विला के निजी मामलों में शामिल नहीं हो सकते? मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने बात की और यह स्पष्ट था कि वह जानता था कि चू फैंग सरल नहीं था। तुम कौन हो? तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है? ये जानने के बाद कि काले कपड़े पहने लोग व्हाइट टाइगर विला के लोग थे, मुरोंग शिन्यू क्रोधित हो गई क्योंकि वह सोच नहीं पा रही थी कि व्हाइट टाइगर विला में उसकी स्थिति और पहचान जानने के बाद भी कौन उसे मारने की हिम्मत करेगा। जब तक आप थोड़ी मदद करते हैं, मेरा व्हाइट टाइगर विला आपको भारी इनाम देगा। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने मुरोंग शिन्यू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और विनम्रता से चू फैंग की ओर अपने हाथ जोड़ लिए। उसी समय दर्जनों काले कपड़े पहने लोग पहले से ही सावधानी से उन्हें घेर लेते थे। अगर कोई अनुचित शब्द होता तो वे पूरी ताकत से हमला कर देते। उस स्थिति का सामना करते हुए मुरोंग शिन्यू के पास खड़े होने और चू फैंग के पीछे पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बारे में सोचते हुए उसे भी लगा कि यह मनोरंजक था। व्हाइट टाइगर विला की भव्य बड़ी मिस को किसी बाहरी व्यक्ति की सुरक्षा की आवश्यकता थी।
उसने उस बाहरी व्यक्ति को नाराज भी किया और उसे काफी शिकायतें भी मिली। फिर भी वर्तमान में वह बाहरी व्यक्ति ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी रक्षा कर सकता था, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर उसे भरोसा करना था। मेरे दोस्त, क्या तुम्हें लगता है कि तुम विजयी होगे? चू फैंग के चुप रहने के कारण काले कपड़े वाले व्यक्ति की आवाज अंततः बर्फीली हो गई। अगर तुम हमला करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, ये लड़की मेरी सुरक्षा में है। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया और उन लोगों को अपनी आंखों में भी नहीं देखा। हमला करो, ये देखकर काले कपड़े वाले व्यक्ति ने और कोई शब्द नहीं गनवाए। एक ठंडी चीख के साथ 100 से ज्यादा काले कपड़े पहने लोग आगे बढ़े और चू फैंग पर हमला शुरू कर दिया। वहां अलग अलग मजबूत और क्रूर मार्शल कौशल थे, लेकिन उन सभी में एक ही चीज थी, वह थी ताकत। सिर्फ उस दबाव से ही आत्मा के दायरे में रहने वालों के लिए मरना ही काफी था। हालांकि मुरोंग जिन्यू, जो वर्तमान में चू फैंग के संरक्षण में थी, चकित रह गई क्योंकि उसने पाया कि उसे किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं था। अध्याय 148 निर्णायक वध। उनके सामने एक अदृश्य दीवार बन गई थी। यह एक पारदर्शी किले की तरह थी जो चू फैंग और मुरोंग शिन्यू दोनों की रक्षा कर रही थी। युद्ध कौशल के बावजूद जो लगातार बमबारी और विस्फोट कर रहे थे, उन्हें किले ने रोक दिया और किसी भी तरह से इसे भेदने का कोई रास्ता नहीं था। क्या यह आत्मा निर्माण तकनीक है? मुरोंग शिन्यू दंग रह गई। हालांकि वह साधना नहीं कर सकती थी, आखिरकार वह व्हाइट टाइगर विला की बड़ी मिस थी, इसलिए उसने बहुत सी चीजों के बारे में सुना था। स्वाभाविक रूप से उसने विश्व स्पिरिटिस्ट के बारे में सुना होगा, इसलिए वह ये भी जानती थी कि आत्मा निर्माण तकनीक दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा विधियां थीं। बहरहाल, चाहे जो भी हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक युवक जो उससे इतना छोटा था, एक विश्व आत्मवादी था और यहाँ तक कि उसकी साधना भी इतनी मजबूत थी। उस उम्र में व्हाइट टाइगर विला में ऐसी ताकत रखने वाला कोई नहीं था। इस पर मुरोंग शिन्यू चू फैंग को दूसरी नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं पाए और सोचने लगी, क्या ऐसा हो सकता है कि व्हाइट टाइगर विला के बाहर भीड़ में अनगिनत विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली लोग हों? लानत है, इस लड़के ने क्या अजीब तरीका अपनाया। मेरे हमले उस पर क्यों नहीं पड़ रहे? उस स्थिति का सामना करते हुए काले कपड़े पहने लोग बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। असंभव, क्या वह विश्व प्रेतवादी है? इतनी कम उम्र में विश्व प्रेतवादी? वह कहाँ से आया है? यहाँ तक कि काले कपड़े पहने लोगों के नेता ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली और महसूस किया कि चू फैंग से निपटना बहुत मुश्किल था। क्या तुम्हारा काम हो गया? अगर तुम्हारा काम हो गया तो मेरी बारी है। चू फैंग ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और स्पिरिट फॉर्मेशन जल्दी से सिकुड़ गया। स्पिरिट फॉर्मेशन किला, जो एक घर जितना बड़ा था, वह एक बेहद छोटी जगह बन गया जिसमें केवल चू फैंग और मुरोंग जियोन ही बैठ सकते थे। उस समय चू फैंग ने अपने पैर उठाए और एक कदम आगे बढ़ाया। वह आत्मा संरचना से बाहर निकल आया। उसका बायां हाथ मुट्ठी में बन गया और एक सुनहरा लंबा धनुष प्रकट हुआ। उसने अपने दाहिने हाथ से खींचा और एक सुनहरा तीर संघनित होकर प्रकट हुआ। तब से चू फैंग ने विस्फोटक तरीके से और बार बार तीर छोड़े। हवा की तेज आवाजें कभी खत्म नहीं होती थीं। सुनहरे तीरों की बारिश ने आसमान को भर दिया क्योंकि वे सभी उड़ गए। हर एक तीर में खून था और उनमें से कोई भी चूक नहीं गया। बहुत तेजी से गोलीबारी की वजह से 100 से ज्यादा काले कपड़े पहने लोग मारे गए या घायल हो गए। चू फैंग के तीर से लगभग कोई भी बच नहीं सका क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तीरों में जादू था। वे बचना चाहते थे, फिर भी वे नहीं बच पाए। वे बचाव करना चाहते थे, फिर भी वे नहीं बच पाए। पीछे हटना। एक के बाद एक लाशों को छलनी होते और चारों तरफ खून से लथपथ पड़े देखकर नेता भी घबरा गया। वह चिल्लाया और भागने के लिए आगे बढ़ा। हम्फ, तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? चू फैंग ने ठंडी सांस ली। उसने काले कपड़े पहने नेता पर निशाना साधा और गोली चला दी। सुनहरी रोशनी की चमक जहां भी जाती, उसे कोई नहीं रोक सकता था। आसमान को छूने वाले कई विशाल पेड़ों में छेद कर दिए गए थे। अंत में जब वह जमीन पर गिरा और नेता के सिर पर जोरदार विस्फोट हुआ, तभी वह नष्ट हुआ। 100 परिवर्तन के धनुष का यही सबसे गहरा अर्थ था। कोई भी तीर व्यर्थ नहीं गया और हर एक ने एक जीवन ले लिया। जब तक उनकी ताकत चू फैंग से ज्यादा नहीं थी, कोई भी 100 परिवर्तन के धनुष के वध से बच नहीं सकता था। पलक झपकते ही 100 काले कपड़े पहने लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। चू फैंग के धनुष से सभी की मौत हो गई। अगर उन्हें छाती में छेद नहीं किया जाता तो वे फट जाते। वे सभी एक ही तीर से मर गए और वे काफी कुशलता से मर गए। यह अपने सामने खूनी दृश्य को देखकर मुरोंग शिन्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं।
ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा मनहूस दृश्य देखा था, लेकिन जब वह खूनी दृश्य एक ऐसे युवक द्वारा बनाया गया था जो उससे कुछ साल छोटा था, तो उसके दिल में अवर्णनीय सदमा लगा। ये सिर्फ साधना का मामला नहीं था, यह मन का भी मामला था। अगर वह वयस्क होता तो यह उचित होता, लेकिन एक युवा व्यक्ति के लिए बिना किसी दया के इतनी निर्णायक हत्या करना बहुत दुर्लभ था। अगर चू फैंग उसकी रक्षा नहीं कर रहा होता तो उसे वाकई संदेह होता कि चू फैंग एक निर्दयी राक्षस है या नहीं। मैनेजर झांग, आप क्या कहना चाहते हैं? चू फैंग ने देखा कि मैनेजर झांग अभी भी मरा नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास कुछ शब्द हैं जो वह कहना चाहता था, इसलिए वह चला गया। आखिरकार उस बूढ़े आदमी के बिना चू फैंग व्हाइट टाइगर विला में इतनी सफलतापूर्वक घुस नहीं सकता था। मुझे परवाह नहीं है कि आपका क्या लक्ष्य है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी मिस को नुकसान न पहुंचाएं। अभी अगर व्हाइट टाइगर विला में ऐसे लोग हैं जो मिस की इतनी खुलेआम और निर्भीकता से हत्या करने की हिम्मत करते हैं, तो इसका मतलब है कि विला में बदलाव हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी रक्षा कर सकते हैं। जब तक उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता, मेरे विला का मालिक निश्चित रूप से आपको इसका बदला चुकाएगा। मैनेजर झांग ने बेहद कमजोर आवाज में विनती की। ये देखा जा सकता था कि वह वास्तव में मुरोंग शिन्यू के बारे में चिंतित था। मैनेजर झांग, उसी समय मुरोंग शिन्यू भी दौड़कर आई। जब उसने देखा कि वह मर रहा है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और यह स्पष्ट था कि उनके बीच का रिश्ता काफी अच्छा था। चू फैंग एक तरफ खड़ा था और चुपचाप उन दो लोगों को देख रहा था। जब मैनेजर झांग ने अपनी आंखें बंद की तो उसने मुरोंग शिन्यू के कंधे को थपथपाया और कहा, वह चला गया है। मैनेजर झांग चला गया है। मुरोंग शिन्यू भी जिद्दी नहीं थी, इसलिए वह खड़ी हुई, अपने चेहरे पर से आंसू पोंछे चू फैंग को देखा, फिर बोली, तो आप कौन हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अभी आपकी रक्षा कर सकता है। चू फैंग ने शांति से उत्तर दिया, मेरी रक्षा करो। तुम एक जासूस हो जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से मेरे व्हाइट टाइगर विला में घुस आए हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम मेरी रक्षा किसी और उद्देश्य से कर रहे हो? मेरे मन में कोई दुर्भावना है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास कोई साधना नहीं है। मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या दुर्भावना होगी? मैंने देखा कि तुम दयनीय हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो मुझे एक उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वास्तव में व्हाइट टाइगर विला में लक्ष्य हैं, लेकिन निश्चित रूप से वह आप नहीं हैं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं तो ये ठीक है। आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर आप मेरा अनुसरण नहीं करते हैं तो आपके पास बचने और व्हाइट टाइगर विला में लौटने का कोई रास्ता नहीं है। चू फैंग समझाने में बहुत आलसी था। वह पास की गाड़ी की ओर बढ़ा, रस्सियां काट दी और सीधे एक कीमती घोड़े पर चढ़ गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैनेजर झांग ने कहा था। अगर व्हाइट टाइगर विला के लोगों ने मुरोंग शिन्यू की हत्या करने की हिम्मत की तो सबसे अधिक संभावना है कि कुछ बदलाव हुआ होगा। चू फैंग को सबसे अधिक उम्मीद आंतरिक बदलावों की थी। इसके साथ व्हाइट टाइगर विला एक अराजक स्थिति में होगा। चू फैंग के लिए गहरे क्षेत्रों में गोता लगाना, अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करना और व्हाइट टाइगर विला के रहस्यों की जांच करना अधिक सुविधाजनक होगा। मुरोंग शिन्यू के लिए चू फैंग ने वास्तव में केवल दयालुता के कारण उसकी मदद की थी। उस लड़की की कोई उपयोगिता नहीं थी। इसके अलावा चू फैंग उसे यह कहकर अपना रहस्य बताने से नहीं डरता था कि वह एक जासूस था जो व्हाइट टाइगर विला में घुस गया था। अगर व्हाइट टाइगर विला में वास्तव में कुछ बदलाव हुए तो मुरोंग शिन्यू के पास व्हाइट टाइगर विला में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए वह दूसरों को उसका रहस्य कैसे बताएगी? ये सोचकर चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नीचे के घोड़े को जोर से लात मारी और व्हाइट टाइगर विला में लौटने के लिए तैयार हो गया। उस समय पीछे से एक घबराई हुई आवाज भी सुनाई दी, मुझे पीछे मत छोड़ो। अपना सिर घुमाकर पीछे देखा तो उसने देखा कि मुरोंग शिन्यू चू फैंग की ओर भाग रही थी और उसके चेहरे पर डर और बेचैनी के भाव थे। ये देखा जा सकता था कि वह सच में डरी हुई थी कि चू फैंग उसे छोड़ देगा और उसकी परवाह नहीं करेगा। क्या अब तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति बुरी नीयत है? चू फैंग ने अप्रिय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, चाहे आपका कोई भी लक्ष्य हो, ये सच है कि आपने मुझे बचाया है। जब तक आप व्हाइट टाइगर विला तक मेरी रक्षा करते रहेंगे, मैं निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा। मुरोंग शिन्यू ने धीरे से कहा। यह स्पष्ट था कि उसने हार मान ली थी। आए, चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया और मुरोंग शिन्यू को घोड़े की पीठ पर खींच लिया। हालांकि वह लड़की बोझ थी,
लेकिन महत्वपूर्ण समय पर वह जीवन रक्षक बैज भी हो सकती थी। वह उसे ला सकता था या वह उसे छोड़ सकता था। चू फैंग का विकल्प एक बार फिर उसकी रक्षा करना था। अध्याय 149 जीवन रेखा। चू फैंग मुरोंग शिन्यू को व्हाइट टाइगर विला में वापस ले आया। रास्ते में उन्हें कई और हत्यारे मिले। कुछ ने अपने चेहरे ढके हुए थे, कुछ ने सामान्य मार्शल कपड़े पहने हुए थे जिन्हें मुरोंग शिन्यू ने भी पहचान लिया। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उन्होंने सीधे हमला किया और मुरोंग शिन्यू की जान लेना चाहा। सौभाग्य से उनके साथ चू फैंग भी था और साथ ही क्योंकि वहां कोई बहुत ज्यादा विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए उनकी वापसी की यात्रा बिना किसी बाधा के काफी सहज कही जा सकती थी। कम से कम चू फैंग को कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि इससे मुरोंग शिन्यू बहुत बेचैन और बहुत चिंतित हो गई। उसे लगा कि व्हाइट टाइगर विला में कुछ हुआ होगा। दूसरी ओर चू फैंग अधिक से अधिक गुप्त रूप से खुश था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि व्हाइट टाइगर विला में आंतरिक संघर्ष हुआ होगा। केवल इसी के साथ वह मौका ले सकता था और प्रवेश कर सकता था। चू फैंग और मुरोंग शिन्यू व्हाइट टाइगर विला में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि व्हाइट टाइगर विला के बहुत से विशेषज्ञ विला के बाहर एक दूसरे को मार रहे थे। व्हाइट टाइगर विला के अंदर चीख पुकार और कत्लेआम की आवाजें गूंज रही थीं और लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी। हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? विद्रोह। किसी ने विद्रोह शुरू कर दिया। विला के लोगों को देखकर जो अतीत में परिवार की तरह थे लेकिन अब एक दूसरे को मार रहे थे, मुरोंग शिन्यू का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी और उनमें अकथनीय भावनाएं प्रकट हुईं, लेकिन ये देखा जा सकता था कि वह बहुत घबराई हुई और उत्तेजित थी। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह ये सब रोकना चाहती थी, हालांकि वह शक्तिहीन थी। आज जो कुछ भी हुआ वह अकल्पनीय और अप्रत्याशित था। ऐसा लगता है कि तुम काफी अज्ञानी लड़की हो। वर्तमान मुरोंग शिन्यू को देखते हुए चू फैंग मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब क्या है? मुरोंग शिन्यू ने ठंडे स्वर में पूछा। हालांकि वह खेती करने में असमर्थ थी, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान थी। इसलिए विला के कई मामले उसके पिता द्वारा पारित किए गए और उसके द्वारा निपटाए गए। इसके बावजूद अभी उसका मजाक एक ऐसे युवक ने उड़ाया जो उससे बहुत छोटा था। इससे वह बेहद नाखुश हो गई। साफ है, इतने बड़े पैमाने पर आंतरिक आंदोलन पहले से ही योजनाबद्ध था। आपका व्हाइट टाइगर विला पहले से ही 2 भागों में विभाजित था। तुम्हारी बात तो यह है कि व्हाइट टाइगर की बड़ी मिस होने के नाते, व्हाइट टाइगर विला के मालिक की बेटी होने के नाते तुम्हें पहले इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला और तुम तो असमंजस की स्थिति भी प्रकट कर रही हो। क्या तुम ये कह रही हो कि तुम अनभिज्ञ नहीं थी? चू फैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा। मुरोंग शिन्यू मूल रूप से खंडन करना चाहती थी, लेकिन उसे खंडन करने के लिए कोई आधार नहीं मिला क्योंकि चू फैंग बेहद सही था। हालांकि वह बहुत होशियार थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा संदेह नहीं किया। उसने केवल व्हाइट टाइगर विला की सतह पर सद्भाव देखा, लेकिन वह सतह के पीछे छिपे हुए विशाल छिपे खतरों से अवगत नहीं थी। वह खुद से नफरत करती थी। उसके पिता अक्सर खुद को एकांत में रखते थे, इसलिए व्हाइट टाइगर विला में बहुत सी चीजें वह और उसके चाचा ही करते थे। हालांकि विला में समस्याएं सामने आती थीं, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसके पास अपने पिता से मिलने के लिए कोई चेहरा नहीं था। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें अब तक नहीं पता कि इस विद्रोह का आयोजन किसने किया था? चू फैंग ने पूछा। मुरोंग शिन्यू असमंजस में था। ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण जीवन की आदत डालना लोगों को वास्तव में धीमा बना देता है। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया। उसने उसे याद दिलाने के लिए कहा, इसके बारे में सोचो। अगर यह किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है, तो आपके परिवार के भीतर इतनी शक्तिशाली रैली करने की शक्ति किसके पास है? इतनी शक्तिशाली कि इतने सारे लोग उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं और विद्रोह के लिए विश्वासघात के अपराध से भी नहीं हिचकिचाते। ये वही है। मुरोंग शिन्यू को अचानक एहसास हुआ, फिर भी वह इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कौन? चू फैंग ने गंभीरता से पूछा। मुरोंग शिन्यू को ये कहना मुश्किल लगा। मुझे मत बताओ कि तुम अभी भी मुझसे रहस्य छिपाना चाहते हो। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, चू फैंग ने कहा। चू फैंग को देखते हुए, जो वास्तव में खुद की मदद करना चाहती थी और वापसी की यात्रा के बारे में सोचने के बाद, जिसमें वह पहले ही मर चुकी होती अगर चू फैंग उसके अनुरक्षक के रूप में वहां नहीं होता, मुरोंग शिन्यू ने धीरे से कहा। मेरे चाचा मुरोंग यंगुआन मेरे पिता के अलावा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इतनी मजबूत रैली करने की शक्ति है। लेकिन जिस समय मेरे पिता एकांत में बंद रहते हैं, उस दौरान विला की कई चीजें मैं ही संभालता हूँ। हालांकि
मैं केवल आंतरिक छोटी छोटी बातों से ही निपटता हूँ। विला में असली महत्वपूर्ण चीजें मेरे चाचा द्वारा निपटाई जाती हैं। लेकिन अब इसके बारे में सोचते हुए, उन वर्षों में जब मेरे पिता एकांत में बंद थे, व्हाइट टाइगर विला की असली शक्ति मेरे चाचा द्वारा नियंत्रित की जाती थी। इस बिंदु पर सोचने के बाद ही मुरोंग शिन्यू को परिणामों की गंभीरता का एहसास हुआ। फिर भी उसके पास उस सच्चाई को स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसके चाचा विला के साथ ऐसा क्यों करेंगे। इसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार तुम्हारे पास ज्यादा अनुभव नहीं है। अगर तुम्हें किसी को दोषी ठहराना ही है तो तुम सिर्फ अपने पिता को दोषी ठहरा सकते हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे चाचा पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। आज सब कुछ जिस तरह से हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि तुम्हारे चाचा ने इस बारे में बहुत पहले से सोच रखा होगा। आज जब वे सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं, तो सबसे पहले वे जिस व्यक्ति को मारना चाहेंगे वह निश्चित रूप से तुम्हारे पिता होंगे। तुम्हारे पिता कहाँ एकांत में हैं? चू फैंग चिंतित लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह छुपकर जानकारी की जांच कर रहा था। हालांकि बहुत से लोग व्हाइट टाइगर विला के रहस्य के बारे में नहीं जानते थे, चू फैंग को लगा कि व्हाइट टाइगर विला के मालिक के लिए कोई सुराग न जानना असंभव है। जहां तक खुद को अलग थलग करने की बात है, वह स्थान बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। चू फैंग उसमें घुसना चाहता था और मुरोंग शिन्यू चू फैंग की मदद करने में सक्षम था। हालांकि लड़की होशियार थी, उसने बहुत ज्यादा योजना नहीं बनाई थी और इस वजह से उसका इस्तेमाल बहुत आसानी से किया जा सकता था। अरे नहीं, मेरे चाचा के पास लाइफलाइन में प्रवेश करने की कुंजी है। अगर वह चू फैंग के शब्दों को सुनकर मुरोंग शिन्यू की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और बिना कुछ बोले वह व्हाइट टाइगर विला के दूसरी तरफ भाग गई। ये देखकर चू फैंग ने भी कुछ नहीं कहा और करीब से उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद मुरोंग शिन्यू आया और चू फैंग को व्हाइट टाइगर विला के बाहर स्थित चट्टानों के ढेर के पास ले गया। इसे चट्टानों का जंगल कहा जा सकता है और यह बहुत गंदा था। इसे पीछे छूटे हुए पहाड़ से बनाया जाना चाहिए था। चू फैंग ने अपनी आत्मा शक्ति से खोज की, लेकिन उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। वे चट्टानें सामान्य पहाड़ी चट्टानें लग रही थीं और उन्हें किसी नियम के साथ व्यवस्थित नहीं किया गया था। हालांकि मुरोंग शिन्यू को बाईं और दाईं ओर देखते हुए घूमते हुए देखकर यह स्पष्ट था कि वह किसी चीज की तलाश कर रही थी और यह निश्चित रूप से उतना सरल नहीं होगा जितना सतह पर लग रहा था। ठीक उसी समय जब मुरोंग शिन्यू को एक बहुत बड़ी चट्टान मिली तो उसने राहत की सांस ली। जब उसने अपनी गर्दन पर पहना हुआ जेड रॉक नेकलेस लिया और उसे चट्टान पर बने गड्ढे में दबाया, तो अस्त व्यस्त चट्टानें बदल गईं और बहुत जल्दी एक गहरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग खुलने के बाद मुरोंग शिन्यू जल्दी से उसमें भाग गया। चू फैंग भी उसके पीछे पीछे गया और जैसे ही वह अंदर गया, प्रवेश द्वार अपने आप बंद हो गया। हालांकि उस पल चू फैंग की आंखों के सामने वहां बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। उस समय ये निश्चित रूप से एक बहुत ही चमकदार दृश्य कहा जा सकता था। दीवारों पर अनगिनत भित्ति चित्र थे और वे बेहद बढ़िया थे। उनके सिर के ऊपर कई चमकती चट्टानें लटकी हुई थीं और गुफा में दिन की तरह रोशनी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी पुरानी गंध जो उसकी ओर झपट पड़ी। इसने चू फैंग को बताया कि इसे बहुत समय पहले बनाया गया था, कम से कम कई सौ सालों से। ऐसा लगता है कि यह लाइफलाइन ही वह जगह है जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ। चू फैंग के मुंह के कोने से एक हल्की मुस्कान उभरी। वह क्षेत्र बहुत छिपा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी आत्मा शक्ति भी किसी भी तरह के अंतर को महसूस नहीं कर सकती थी। अगर मुरोंग शिन्यू उसे यहाँ नहीं लाता तो चू फैंग शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी ढूंढने पर भी नहीं पा सकता था। अध्याय 150 शिखर पर वापसी। चूंकि मुरोंग शिन्यू के पास कोई साधना नहीं थी, इसलिए उसकी चलने की गति बहुत धीमी थी। उन्हें जल्दी से गुफा में गहराई तक पहुंचने के लिए चू फैंग केवल सुंदर महिला को अपनी पीठ पर उठाकर भाग सकता था। लेकिन ये कहना होगा कि वह काफी अच्छा महसूस कर रही थी। इस जगह को जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? चू फैंग ने जब शाही आकाश तकनीक का इस्तेमाल किया और तेजी से उड़ान की गति से भागा, तो उसने उत्सुकता का नाटक किया और पूछा, मुझे भी बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये पहले से ही मौजूद था जब व्हाइट टाइगर विला पहली बार बनाया गया था। मुरोंग शिन्यू ने उत्तर दिया, ओह, जाहिर है। चू फैंग सुन सकता था कि मुरोंग शिन्यू आधे अधूरे मन से बातें कर रहा था, क्योंकि लाइफलाइन के पास कुछ रहस्य होंगे जो दूसरों को नहीं बताए जा सकते। मुरोंग शिन्यू उसके प्रति थोड़ी सतर्क थी, इसलिए वह पूरी सच्चाई बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन फिर भी चू फैंग अभी भी समझता था कि अगर लाइफलाइन को व्हाइट टाइगर विला के साथ ही बनाया गया था, तो ये देखा जा सकता था कि इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य था।
चू फैंग की गति बहुत तेज थी क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक कि फगना के घोड़े भी उसकी गति से मेल नहीं खा सकते थे। लाइफलाइन का केंद्र व्हाइट टाइगर विला के निचले हिस्से में था, इसलिए थोड़ी देर बाद चू फैंग लाइफलाइन के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गया। उस समय सुरंग बहुत चौड़ी खुली हुई थी और यह एक भूमिगत महल की तरह थी। चू फैंग और मुरोंग शिन्यू ने वहां बहुत सारी लाशें देखी और खून से हल्की गर्मी भी निकल रही थी। स्पष्ट रूप से उन लोगों की मृत्यु हाल ही में हुई थी। इसके अलावा वे जितना आगे बढ़ते गए उतनी ही लाशें वहां थीं और शवों की साधना और भी मजबूत होती गई। वे मूल क्षेत्र से मूल क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गए, ये जानने के लिए कि उस साधना को एजो ड्रैगन स्कूल में भी शिखर पर गिना जा सकता है। आगे बढ़ते हुए वहां एक गहन क्षेत्र की लाश भी थी। हालांकि यह गहन क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर था, फिर भी यह गहन क्षेत्र विशेषज्ञ था। यहाँ तक कि गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मारे गए। वाह, प्रोफाउंड रियल्म, जल्दी से मुझे उसकी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करो। एग्गी अभी भी वहां थी, लेकिन उसने अपनी चुप्पी बनाए रखी। हालांकि जब उसने एक प्रोफाउंड रियल्म विशेषज्ञ के अवशेष देखे तो वह बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। एग्गी जो पहले ही मूल क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, उसे मूल क्षेत्र के साधकों की स्रोत ऊर्जा में कोई रुचि नहीं थी, तथापि वह अभी भी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रति बहुत आकर्षित थी। चू फैंग निष्क्रिय नहीं रहा और वह गहन क्षेत्र विशेषज्ञ के अवशेषों के पास गया और चुपचाप एग्गी के लिए अपनी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। लेकिन चू फैंग की तुलना में मुरोंग शिन्यू शांत नहीं रह सकी। वह अपने चेहरे पर दुख के भाव के साथ रो पड़ी। ये दादाजी छठे रक्षक हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे भी इस समस्या में फंस गए होंगे। वह किस तरह का व्यक्ति है? स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद चू फैंग ने पूछा। वह मेरे व्हाइट टाइगर विला के 6 रक्षकों में से एक है और वह मेरे पिता का सबसे वफादार अधीनस्थ है। उसने इस लाइफलाइन की रक्षा की और मेरे पिता की सुरक्षा की। मैंने नहीं सोचा था कि वह भी मारा जाएगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने वास्तव में लाइफलाइन पर हमला किया है। मेरे पिता अभी खतरे में हो सकते हैं। मुरोंग झिन्यू और अधिक चिंतित हो गया। गड़गड़ाहट। ठीक उसी समय जीवन रेखा के भीतर गड़गड़ाहट जैसी एक बड़ी गड़गड़ाहट गूंजी। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा थी, फिर भी वह आवाज चू फैंग और मुरोंग शिन्यू के कानों में साफ साफ पहुंची। यहाँ तक कि उनके पैरों के नीचे की जमीन भी हिल गई। ये देखा जा सकता था कि इतनी ताकत पैदा करने के लिए किस स्तर के हमले की जरूरत थी। गड़गड़ाहट। उसके बाद लगातार भारी आवाजें सुनाई देने लगीं। चू फैंग इसे सहन कर सकता था, लेकिन मुरोंग शिन्यू पहले से ही जमीन से हिल रही थी क्योंकि वह बाएं और दाएं झूल रही थी, स्थिर खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी उसने चू फैंग से कहा, मुझे जल्दी से वहां ले चलो। मैं उन्हें अपने पिता को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती। क्या तुम मूर्ख हो? इस तरह की आवाज और ताकत के साथ ये निश्चित रूप से गहन क्षेत्र के विशेषज्ञों का संघर्ष है। यदि आप वहां जाते हैं तो आप केवल तोप का चारा बन जाएंगे। चू फैंग ने मुरोंग शिन्यू को गुस्से से घूरा और फिर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने विश्व आत्मा कंपास निकाला और कुछ निर्देश ढूंढना चाहा। यह एक विश्व आत्मा कंपास है। आप वास्तव में एक विश्व प्रेतवादी हैं। चू फैंग के हाथ में विश्व आत्मा कंपास को देखकर, जो प्रकाश और सभी प्रकार के प्रतीकों को विकीर्ण कर रहा था, मुरोंग शिन्यू चौंक गई। हालांकि उसने पहले कभी किसी विश्व प्रेतवादी को नहीं देखा था, लेकिन उसने विश्व प्रेतवादियों के तरीकों के बारे में सुना था। इसलिए वर्तमान में ये पुष्टि हो सकती है कि चू फैंग एक विश्व अध्यात्मवादी था। बस इतना था कि उस उम्र में विश्व अध्यात्मवादी होना बहुत प्रभावशाली था। चू फैंग ने उसे अनदेखा किया और एग्गी के साथ अपने सामने की स्थिति का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया। अंत में उसे कुछ बेहतरीन परिणाम मिले। लाइफलाइन संभवतः सम्राट मकबरे का प्रवेश द्वार हो सकता है। हालांकि प्रवेश की दिशा वह दिशा थी जिस दिशा में गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ लड़ रहे थे। इससे चू फैंग मुश्किल में पड़ गया क्योंकि व्हाइट टाइगर विला के लोग निश्चित रूप से लाइफलाइन के रहस्यों को जानते थे। अभी वे सम्राट मकबरे के प्रवेश द्वार पर मुक्का मार रहे थे, इसलिए वे शायद किसी चीज को लेकर लड़ रहे थे। ये खजाना हो सकता है या सम्राट मकबरे में प्रवेश करने का अधिकार भी हो सकता है। हालांकि चू फैंग की वर्तमान ताकत के साथ, भले ही वह जानता था कि आगे खजाने हैं, वह जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि शानगुआन तियान द्वारा पीछा किए जाने के बाद वह उसके और गहन क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच की दूरी को गहराई से समझ गया था। अगर तुम नहीं जाओगी तो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगी। ठीक उसी समय
मुरोंग शिन्यू ने ठंडी सांस ली और लड़खड़ाते हुए वह लाइफलाइन में और भी गहराई तक चली गई। क्या तुम मरना चाहती हो? ये देखकर चू फैंग दौड़ा, मुरोंग शिन्यू के सामने पहुंचा और उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो। मुरोंग शिन्यू ने संघर्ष करने की पूरी कोशिश की। जब उसने सोचा कि उसके अपने पिता को उस समय संभवतः अपने जीवन के लिए खतरे का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके पास शांत रहने का कोई रास्ता नहीं था। तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे पास बिल्कुल भी साधना नहीं है, इसलिए जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम उनकी मदद कैसे कर पाओगे? न केवल तुम अपने पिता की मदद नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम उनका ध्यान भटका दोगे और दूसरों के कारण उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दोगे। चू फैंग ने जोर से याद दिलाया। मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं बस देखती रहूं जब मेरे पिता पर हमला हो रहा हो और कुछ न करूं? मुरोंग शिन्यू बिना आवाज के रो पड़ी। रोते हुए वह बेहद असहाय महसूस कर रही थी और ये देखा जा सकता था कि वह अपने पिता के लिए वाकई चिंतित थी। ठीक उसी समय गगनभेदी धमाके आखिरकार बंद हो गए। जवाब में चू फैंग ने मुरोंग शिन्यू को फिर से अपनी पीठ पर उठा लिया और गंभीरता से चेतावनी दी। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें बिना किसी कारण के चिल्लाने की अनुमति नहीं है। अगर तुम्हारे पिता परेशान होते हैं तो तुम ही अपराधी हो जिसने उन्हें मारा है। मम, मैं आपकी बात सुनूंगा। मुरोंग शिन्यू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया क्योंकि उस समय वह वास्तव में असहाय थी। दूसरी ओर वह युवक अपनी आंखों के सामने स्थिति का शांतिपूर्वक विश्लेषण कर सकता था और वह उसकी रीढ़ बन गया। इसने मुरोंग शिन्यू को चू फैंग की बातें सुनने के लिए मजबूर कर दिया। उस स्थिति में चू फैंग ने अपनी आभा को छिपा लिया और अपने कदमों को धीमा कर दिया। वह धीरे धीरे जीवन रेखा में गहराई तक चला गया। उसने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसके सामने विश्व अध्यात्मवादी है या नहीं। अगर थे तो उसे खोज लिया जाएगा और चीजें ठीक नहीं होंगी। हालांकि सौभाग्य से कई मील चलने के बाद कोई असामान्यता नहीं थी, बल्कि पास से एक बहुत ही स्पष्ट आवाज चू फैंग के कान में आई। मुरोंग यानगुआन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे मुरोंग परिवार की 500 साल पुरानी नींव को नष्ट करना चाहते हो? यह आवाज बहुत स्पष्ट थी, फिर भी बहुत भारी थी। उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा चोट लगनी चाहिए थी। हालांकि उस आवाज को सुनने के बाद चू फैंग की पीठ पर मुरोंग शिन्यू खुद को रोक नहीं सका, लेकिन हिल गया। स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति उसका पिता था, व्हाइट टाइगर विला का मालिक मुरोंग यूनिलुआन। जब मुरोंग यूनिलुआन के मुंह से ये शब्द निकले तो एक घमंडी आवाज भी गूंजी, मेरे छोटे भाई, तुमने वाकई मुझे गलत समझा है। मैं अपने व्हाइट टाइगर विला की नींव को नष्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने व्हाइट टाइगर विला को फिर से शिखर पर पहुंचाने जा रहा हूँ।